वालेकुम फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में सी शार्प के हवाले से क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे और हमने कंस्ट्रक्टर्स तक क्लासेस को डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में भी आपको शो हो रहा होगा। आज हम उसी टॉपिक को, सी शार्प के क्लासेस के टॉपिक को फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले असेस मॉडिफायर्स को, कि क्लासेस में असेस मॉडिफायर्स जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि हम पब्लिक बहुत ज़्यादा एक असेस मॉडिफायर यूज़ कर रहे थे अपने तमाम कोड में। जब भी हम को क्लास का मेथड या क्लास का फील्ड या एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे थे तो हम उसको स्टार्ट में पब्लिक का कीवर्ड यूज करते थे। सो बाय नाउ यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द पब्लिक कीवर्ड दैट अपीयर्स इन मैनी ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं पब्लिक लिखूंगा, सबसे पहले पब्लिक कीवर्ड, और उसके बाद मैं आगे स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है मेरी, और उसके आगे मैं जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहूँगा वो मैं रख दूंगा। तो इस तरह से मैं एक ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये एक असेस मॉडिफायर है। सो पब्लिक कीवर्ड इज अ असेस मॉडिफायर विच इज यूज्ड टू सेट द assess level visibility for classes fields methods and प्रॉपर्टीज। ये जो असेस मॉडिफायर्स होते हैं ये किन किन चीज़ों के लिए होते हैं, ताकि हमें ये डिफाइन कर सकें, हम ये सेट कर सकें कि ये जो क्लास है, ये जो फील्ड है, ये जो मेथड है या जो प्रॉपर्टी है उसका लेवल क्या है, उसकी विजिबिलिटी का लेवल क्या है। ओके, सो अब जो प्रोग्रामिंग है सी शार्प की, उसमें हम नॉर्मली 4 किस्म के असेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको मैं यहाँ एक कमेंट में आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास जो असेस मॉडिफायर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सी शार्प में नॉर्मली यूज करते हैं उनमें आ जाता है सबसे पहले, जो कि ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, पब्लिक का। सो पब्लिक असेस मॉडिफायर क्या करता है कि ये इसकी जो एक्सेस है वो फॉर ऑल क्लासेस है, मतलब कि जो भी, जिस तरह के ये एक फील्ड है, इसकी जो एक्सेस होगी इसको अदर क्लासेस में, अगर आप ये जो क्लास है मैंने ये क्या क्रिएट की है, ये एक प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास है। अगर मैं कोई और क्लास क्रिएट करूंगा और उस क्लास में मैं इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस फील्ड को, इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। ओके, सो द कोड इज असेसेबल फॉर ऑल क्लासेस। जो भी पब्लिक से कोड शुरू हो रहा होगा वो तमाम क्लासेस में असेसेबल होगा। अगला कीवर्ड, अगला जो असेस मॉडिफायर है वो है प्राइवेट। जो प्राइवेट असेस मॉडिफायर होता है वो असेसेबल होता है विद इन द सेम क्लास। अब कोई भी जो फील्ड, जिस तरह की ये एक फील्ड है, एट्रीब्यूट है, अगर इसको हमने प्राइवेट असेस मॉडिफायर इसके स्टार्टिंग में होगा, पब्लिक की जगह प्राइवेट होगा, तो इसको हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसी में इसको मैं प्राइवेट कर दूं और इसको मैं किसी दूसरी क्लास में, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये इसी क्लास में ये जो फील्ड है ये असेसेबल है, इससे बाहर ये फील्ड असेसेबल नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो असेस मॉडिफायर्स हैं ये हमें क्या देते हैं, हमारे कोड को सिक्योरिटी देते हैं, हमें प्राइवेसी देते हैं कि हमारा कोड, हम जो कोड जस्ट दूसरी क्लास में विजिबल करना चाहते हैं वही कोड हमारा किसी दूसरी क्लास में विजिबल हो, और जो कोड हम विजिबल नहीं करना चाहते या जिसकी एक्सेस हम नहीं देना चाहते वो हम कोड क्या कर देते हैं, असेस मॉडिफायर्स को यूज करके सिक्योर कर देते हैं। जो तीसरा असेस मॉडिफायर हम नॉर्मली यूज करते हैं वो है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर ऐसा असेस मॉडिफायर होता है जो कि जब डिफाइन किया जाता है किसी फील्ड के साथ, फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, इसी के साथ मैं प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर को डिफाइन कर देता हूं, तो होगा क्या कि हमारे ये जो फील्ड होगी, जो क्लास, अभी इनहेरिटेंस को हम पढ़ेंगे, तो जो क्लास इस प्रोग्राम क्लास से इनहेरिट होगी वही क्लास या ये क्लास खुद इस फील्ड को एक्सेस कर सकेगी। जो क्लास इस क्लास से इनहेरिट नहीं हुई होगी वो इस फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकेगी। सो प्रोटेक्टेड का एसेस मॉडिफायर का ये काम है। और एक और एसेस मॉडिफायर हमारे पास यूज होता है वो है इंटरनल का। इंटरनल असेस मॉडिफायर क्या करता है कि ये भी ओनली असेसेबल होता है विद इन इट्स ओन असेंबली, किसी और असेंबली में ये असेसेबल नहीं होता है। कोई भी फील्ड जो इंटरनल होती है वो क्या होती है, वो अपने ही असेंबली में असेसेबल होती है, किसी दूसरी असेंबली में असेसेबल नहीं होती है। इसको हम लेटर जब हम अपनी डिस्कशन फर्दर करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि ये इंटरनल जो असेस मॉडिफायर है ये किस तरह से काम करता है। इनकी ये जो तमाम असेस मॉडिफायर्स मैंने लिखे हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और इंटरनल, इनकी आल्सो एक दो कॉम्बिनेशंस भी हैं, जिसमें एक कॉम्बिनेशन है ये फॉर योर इंफॉर्मेशन के तौर पे, फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो है प्रोटेक्टेड इंटरनल, और एक है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ओके,
सो ये कॉम्बिनेशन है इन असेस मॉडिफायर्स की, इसको भी हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग्स में। अभी जो है हम अपना फोकस सिर्फ किस पे रखेंगे, हम पब्लिक और प्राइवेट जो असेस मॉडिफायर्स हैं, ये जो हमारे पास दो असेस मॉडिफायर्स हैं, फिलहाल हम अपना फोकस इसी पर ही रखेंगे। सो इस हवाले से सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक असेस मॉडिफायर को तो हमने डिस्कस किया हुआ है, हम प्राइवेट मॉडिफायर जो है वो किस तरह से काम करता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू डिक्लेयर अ फील्ड, ये जैसे कि हमारे पास ये एक फील्ड है, इसको मैं आगे कमेंट कर देता हूं, ये मेरे पास फील्ड है। अब अगर आप किसी फील्ड को प्राइवेट असेस मॉडिफायर के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट असेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने क्या कहा है कि प्राइवेट असेस मॉडिफायर से जो भी फील्ड या मेथड क्रिएट किया जाएगा वो क्या होगा, वो असेसेबल होगा विद इन द सेम क्लास। वो अब सेम क्लास में असेसेबल होगा, किसी दूसरी क्लास में उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने क्या कहा था कि हमने एक नई फाइल क्रिएट की थी, वो जस्ट आपको समझाने के लिए थी। एक न्यू फाइल क्रिएट की थी car.cs के नाम से, और उसमें हमने एक कार की क्लास डिफाइन की थी। आज हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ही एक कार क्लास डिफाइन कर लेते हैं इसी program.cs में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास मौजूद है, और हम एक और क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं क्लास कार की। उससे क्या होगा, या हम क्या कि यहाँ पे ही दोनों क्लासेस पर काम कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास लास्ट टाइम भी जो क्रिएट की थी, मेरे पास क्लास है कार की। ओके, सो ये जो मेरी कार की क्लास है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके एक सबसे पहले एक फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या है प्राइवेट, क्योंकि मैं प्राइवेट असेस मॉडिफायर को डिस्कस करने वाला हूँ। एक उसकी मैंने प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट कीवर्ड सबसे पहले आगे डिक्लेयर करने जा रहा हूं मैं उसकी फील्ड को। स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप है, मॉडल उस वेरिएबल का नाम है या उस फील्ड का नाम है, और उसमें मैं क्या रख देता हूं, मस्टैंग। ओके, सो हमने क्या की, ये एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर ली एक कार क्लास की। अब मैं क्या कहता हूं कि मैं यहाँ पे एक मैन का मेथड, अब मैन मेथड में मेरे पास यहाँ पे भी एक मैन मेथड डिफाइन हुआ है। इसी मैन मेथड को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि इस मैन मेथड को मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फिलहाल इस क्लास से काम लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल मस्टैंग मैंने कर दिया, और इसी में मैन मेथड मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस कार क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो माई ऑब्जेक्ट में इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ, क्रिएट कर दे। सो ये मैंने अगर ऑब्जेक्ट ये मैंने कार क्लास का क्रिएट कर लिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट हो गया, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या तरीकेकार होता है, सबसे पहले उस क्लास का नाम आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखना है वो रखना होता है, और उसके बाद न्यू का असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू का नाम, और फिर क्लास का ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, कार क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल होता है। और जैसे ही ये कॉल होता है, ये इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंसोल के ऊपर राइट लाइन करता हूं माई ऑब्जेक्ट डॉट, ये इस मॉडल को मैंने कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन और माई ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल। ये डॉट हम लगाते हैं किसी भी क्लास के फील्ड को, किसी भी क्लास की ये जो फील्ड है इसको एक्सेस करने के लिए, ये क्लास के मेथड या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है उसके आगे डॉट ऑपरेटर लगा के हम उसके आगे उस फील्ड का नाम लिख देते हैं, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। सो देखते हैं हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें क्योंकि मैन मेथड यहाँ पे ही था, तो अब हम देखते हैं इसको रन करके कि ये क्या रिजल्ट हमें आउट करता है। तो इसको कंसोल के ऊपर क्या लिखना चाहिए, मेरी कार का मॉडल लिखना चाहिए, जो कि क्या है, मस्टैंग है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मस्टैंग प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक ही मैन का मेथड रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन का मेथड मैंने एक ही यूज किया है। जो मेरे पास यहाँ पे मैन का मेथड था मैंने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि एंट्री पॉइंट एक ही होना चाहिए। जब भी कंपाइलर हमारा आएगा तो सबसे पहले मैन के मेथड में आएगा, तो मैन का मेथड एक ही होना चाहिए। अब मैं करता क्या हूं कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ये जो मैंने प्राइवेट का कीवर्ड यूज किया है, अब इस प्राइवेट के कीवर्ड को मैं क्या करता हूं, इस प्राइवेट के कीवर्ड में जो मैंने प्राइवेट का कीवर्ड यूज करके जो मैंने ये क्रिएट किया है मस्टैंग का की फील्ड, ये जो मॉडल है, इसको मैं क्या करता हूं कि मैं अगर इसको एक्सेस करने की शुरू करूं, यहां से इसको मैं खत्म कर देता हूं इस मैन के मेथड को, और मैं दोबारा इस मैन के मेथड को क्या ले जाता हूं अपने इस क्लास में। इसको भी मैं यहां से फिलहाल खत्म कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये जो प्राइवेट फील्ड है इसको इस प्रोग्राम की क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमने डिस्कस क्या किया है कि जो भी फील्ड या एट्रीब्यूट या मेथड प्राइवेट कीवर्ड के असेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर हुआ होगा, वो क्या होगा, वो किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, वो जस्ट विद इन द सेम क्लास वो एक्सेसिबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर आ रहा है
ये देखें ना, मैंने उसी कार क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसी सेम कार क्लास का, और मैंने क्या कहा कि मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया और कार, इससे मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस मॉडल, ये जो प्राइवेट फील्ड है कार क्लास की, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं एरर क्या आ रहा है कि कार मॉडल इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। इसका प्रोटेक्शन लेवल क्या है, प्राइवेट है, तो इसलिए आप इसको किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपको ये एरर थ्रो हो जाएगा। ओके, अगर इसको आप कंसोल पे भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एक एरर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ रहा है, देयर वॉज अ बिल्ड एरर। अगर मैं कहता हूँ नो, तो यहाँ पे हमें बिल्ड में भी एरर आ जाएगा कि कार डॉट मॉडल इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। द फील्ड कार डॉट मॉडल इज असाइंड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। अब ये यूज्ड किस तरह होगी, जब तक ये पब्लिक नहीं होगी हम इसको इस जगह पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब जैसे ही मैं इसको पब्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा जो एरर है आप देख सकते हैं एरर हमारा रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ये अदर क्लासेस में एक्सेसिबल है, ये जो फील्ड है। तो आप देख सकते हैं ये कंसोल के ऊपर मस्टैंग प्रिंट हो गया। सो ये हमने क्या किया, हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को डिस्कस किया है, साथ ही अब क्योंकि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट को हमने पहले डिस्कस कर लिया, पब्लिक को भी, क्योंकि मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर रहा हूँ तो पब्लिक मॉडिफायर को भी डिस्कस करना यहाँ पे लाजमी है। सो इफ यू डिक्लेयर अ फील्ड विद द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल क्लासेस। सो हमने यहाँ पे देख भी लिया कि जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट से पब्लिक किया तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो था इसको एक्सेस कर पा रहा है। हालांकि ये क्लास मेरे पास क्या है, ये प्रोग्राम की क्लास है, जबकि ये मेरे पास कार की क्लास क्या है, अलग है। सो दो डिफरेंट। अगर मैं इसको इस पब्लिक के कीवर्ड को एक और क्लास क्रिएट करके उसमें एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, इस कार क्लास के इस पब्लिक फील्ड को। ओके, सो मैं क्या करता हूं कि अब इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करके दिखा दिया कि ये कंसोल के ऊपर माई ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल प्रिंट हो रहा है, और वो प्रिंट क्या कर रहा है, मस्टैंग प्रिंट कर रहा है। सो अब हमारे यहाँ पे बात ये आती है कि वाई एक्सेस मॉडिफायर्स की जरूरत क्यों है। अब एक्सेस मॉडिफायर्स की जरूरत हमें इसलिए है कि टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स, ताकि हम क्लास मेंबर्स की विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकें। द सिक्योरिटी लेवल ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लास एंड क्लास मेंबर्स, हर इंडिविजुअल क्लास की क्या हम सिक्योरिटी और उसकी क्लास मेंबर्स की सिक्योरिटी लेवल को डिफाइन कर सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको देखा था कि मैं चाह रहा था कि मेरा ये जो मॉडल क्लास का मेंबर है ये जस्ट इसी क्लास में एक्सेसिबल हो, इससे बाहर एक्सेसिबल ना हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ, तो कोई भी दूसरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो मेरा क्या सिक्योरिटी लेवल इस कार की इस फील्ड के हवाले से बढ़ गया है। ओके, सो टू अचीव, और इससे हम अचीव एक और चीज़ करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर पिलर में से एक पिलर है, वो है इनकैप्सुलेशन। वो हमें यहाँ पे अचीव हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है और एब्स्ट्रैक्शन है। उसमें से ये जो पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन है, वो हम एक्सेस मॉडिफायर्स के जरिए अचीव कर रहे हैं। वो क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। सो कोई भी आपका सेंसिटिव डाटा, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंसिटिव डाटा है वो यूजर से हिडन रहे। तो अगर आपका इस फील्ड में कोई सेंसिटिव डाटा डिफाइन है और आप इसको यूजर को नहीं एक्सेस करवाना चाह रहे तो आप इसको क्या कर देंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स के जरिए इसको आप हाइड कर दोगे। सो दिस इज डन। आप इसको डन किस तरह से कर सकते हो, आप इसको डन कर सकते हो बाय डिक्लेयरिंग, ये जो फील्ड है इस फील्ड को आप किस से डिक्लेयर कर दो, आप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से कर दो, तो ये अब यूजर से हाइड हो जाएगा, ये यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब हम इसके बारे में मोर जो ज्यादा चीज है वो ये देखते हैं कि जब बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये लगाता ही नहीं हूं, यहाँ पे ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज ही नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट C# में क्या होते हैं, जो क्लास होती है वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। इफ यू अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते एक्सेस मॉडिफायर खुद से, अगर अब मैंने यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोबारा अल्टीमेटली यहाँ पे एरर आ गया कि कार मॉडल इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। सो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, ये जो कार क्लास है इसकी ये जो फील्ड है, अगर मैं इसके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाता तो क्या है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है C# प्रोग्रामिंग के हवाले से। अब
जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड और इंटरनल हैं, ये तमाम हमको क्या करने पड़ते हैं, मैन्युअली यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं कि अब मैं इस एसेस मॉडिफायर को क्या बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक बनाने जा रहा हूँ। ओके, सो ये पब्लिक और प्राइवेट एसेस मॉडिफायर्स के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज और इनकैप्सुलेशन को, जो कि पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज एंड इनकैप्सुलेशन क्या चीज है। सो बिफोर वी स्टार्ट टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि इनकैप्सुलेशन है क्या। इनकैप्सुलेशन के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले तो आपको बताया कि ये क्या करती है, इनकैप्सुलेशन की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी होती है हमारे प्रोग्राम की, वो बढ़ जाती है। सो द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम द यूजर। टू अचीव दिस वी मस्ट, अगर हमने इस चीज को अचीव करना है इनकैप्सुलेशन को, कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो यूजर से हिडन रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड्स को, ये जैसे कि ये फील्ड्स हैं, फील्ड्स और इनके जो वेरिएबल्स हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पे हम सिंपल प्राइवेट, और इसके बाद क्या कि प्रोवाइड पब्लिक, और इन इस प्राइवेट ये जो फील्ड है इसको हम इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रोवाइड करेंगे पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स, पब्लिक गेट और सेट मेथड्स थ्रू प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज के जरिए हम पब्लिक गेट और सेट मेथड क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। वो क्या करेंगे, वो असेस करेंगे और अपडेट करेंगे। अगर हमें ये वैल्यू, ये जो प्राइवेट है फील्ड है, इसको अपडेट करना पड़ता है, तो वो हम उन्हीं पब्लिक गेट और सेट मेथड्स जो कि थ्रू प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन होते हैं, उनके जरिए ही हम इन प्राइवेट फील्ड्स को मॉडिफाई कर सकेंगे। सो ये होगी इनकैप्सुलेशन। इसमें दो काम होते हैं। दो काम क्या होते हैं कि जब भी हमने कोई भी फील्ड डिक्लेयर करनी होती है इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, तो उसको हमने प्राइवेट रखना होता है, और इस प्राइवेट फील्ड को अगर हमें अपने प्रोग्राम में जब किधर भी जरूरत पड़ जाए कि इसको हमने मॉडिफाई करना है, तो वो हम पब्लिक मेथड्स प्रोवाइड करेंगे गेट और सेट के थ्रू प्रॉपर्टीज, जो कि इस प्राइवेट फील्ड को या प्राइवेट मेंबर को क्लास के क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ओके, सो अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम वो जो पब्लिक के गेट और सेट मेथड्स हैं वो थ्रू प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। सो प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने पिछले ये जैसे हमने प्राइवेट वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, कैन ओनली बी असेस्ड विद इन द सेम क्लास। इनके बारे में मैंने, जैसे कि ये एरर भी हमें आ रहा है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट फील्ड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये विद इन द सेम क्लास असेसेबल होती हैं। ओके, सो हाउएवर समटाइम्स, कुछ टाइम हमें ऐसा हो जाता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है कि वी नीड टू असेस देम हियर। अगर हम इनको इस अपने किसी और क्लास में एक्सेस करना चाह रहे हैं, हमें जरूरत पड़ जाती है अपने प्रोग्राम में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो हम इनको फिर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हम इनको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के गेट और सेट मेथड्स के जरिए, जो कि पब्लिक होते हैं, और उन्हीं के जरिए हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इस प्रोग्राम, जैसे कि मेरी कार क्लास है, अगर इसको मुझे प्रोग्राम क्लास में मॉडिफाई करना पड़ जाता है, इसके इस फील्ड को, ये जो प्राइवेट फील्ड है इसकी, तो वो मैं किसी प्रॉपर्टीज के गेट और सेट मेथड्स के जरिए इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। वो किस तरह से आप मैं कर सकता हूं, सपोज कर लें मैं एक यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूं। ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको ये भी समझाने के लिए किया था कि आप एक ही program.cs की फाइल में आप दो क्लासेस को ऊपर नीचे रख सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्लासेस आप एक ही फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं कि मैं एक पर्सन की क्लास क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि इस चीज़ का भी आपको कंसेप्ट हो जाए और ताकि एक और फाइल का भी। तो मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ऐड में जाके क्लास, और क्लास में क्या क्रिएट कर लेता हूँ, एक पर्सन की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्लियर करना है, तो वो हमें लाजमी क्लियर होना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन किस तरह से हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन की क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, इंटरनल मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि इंटरनल को भी हम डिस्कस नहीं कर ले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक प्राइवेट स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ, पर्सन का नेम। सो प्राइवेट मेरे पास स्ट्रिंग हो जाएगी डेटा टाइप, और ये जो फील्ड है इसका नाम क्या है, नेम है। ओके, सो ये क्या है, फील्ड है। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने क्या किया है कि ये प्राइवेट फील्ड है, और इस फील्ड को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अब इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा इस अपने प्रोग्राम वाली क्लास में। ओके, सो मेरी इस क्लास में मैं क्या करना चाहूंगा, इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा। तो मैं किस तरह से कर सकता हूं वो चीज देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी में मुझे दो पब्लिक मेथड गेट और सेट डिफाइन करने पड़ेंगे। वो किस तरह से कर सकता हूं, मैं करूंगा पब्लिक स्ट्रिंग, और जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो ये देखें आप ऑटोमेटिकली आ गया। प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो सेम नेम होगा जो कि
इस फील्ड का नाम है। जस्ट उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये रिकमेंडेड है, इस तरह से ये आपने करना है। और इसके आगे करली ब्रैकेट्स। ओके, सो गेट, नीचे हम क्या यूज करेंगे, एक गेट का मेथड पब्लिक मेथड होगा। देखें ये मैंने पब्लिक पहले ही लिख दिया है, पब्लिक कीवर्ड और आगे स्ट्रिंग गेट का मेथड। ओके, और उसके बाद मेरे पास क्या है, सेट का मेथड। सो ये दो मेथड्स मेरे डिफाइन हो गए हैं। इन दो मेथड्स के जरिए ही से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस जो नेम ये फील्ड है इसको इस प्रॉपर्टी के इन दो मेथड्स के जरिए ही मॉडिफाई कर सकता हूं, और किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है किसी दूसरी क्लास में। ओके, यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने वाली चीजें ये हैं कि हमने क्या किया है कि एक नेम प्रॉपर्टी डिफाइन की है और इज एसोसिएटेड विद द नेम फील्ड, और ये एसोसिएट हुई हुई है इस नेम फील्ड के साथ। ओके, और इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज द सेम नेम फॉर बोथ द प्रॉपर्टी का और एंड द प्राइवेट फील्ड, और प्राइवेट फील्ड का नेम सेम होना चाहिए बट विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। सो इसका फर्स्ट लेटर हमने अपर केस रखा है। टू गेट मेथड, जो गेट मेथड है, द गेट मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम। ये क्या करेगा, ये गेट मेथड जो इस वेरिएबल की नेम की जो वैल्यू हम सेट करेंगे वो हमें क्या करेगा, गेट करके देगा। जहां पे भी हम इस गेट मेथड को यूज करेंगे तो वो जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू सेव होगी वो हम इस गेट मेथड के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने सेट करनी है या जो भी वैल्यू इसको हमने सप्लाई करनी है वो हम सेट मेथड के जरिए इस वेरिएबल को दे सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सेट नेम, और आगे जो वैल्यू हमें सप्लाई की जाएगी वो इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। सो हमें क्या किया कि अब जो वैल्यू कीवर्ड है, ये जो वैल्यू कीवर्ड है रिप्रेजेंट द वैल्यू असाइंड टू द प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी को ये जो वैल्यू कीवर्ड है ये क्या बता रहा है कि ये देखें पैरामीटर स्ट्रिंग वैल्यू, ये जो भी वैल्यू इस पैरामीटर को असाइन, इस प्रॉपर्टी को असाइन होगी वो अल्टीमेटली किसको असाइन हो जाएगी, इस नेम फील्ड को साइन होगी। अभी अगर आपको ये फुली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो अभी ये जो हम एग्जांपल को मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूं उससे आपको बिल्कुल उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर ली, और उस प्राइवेट फील्ड को मैंने अगर मॉडिफाई करना है या उसकी वैल्यू को गेट करना है किसी दूसरी क्लास में तो वो मैं वैसे तो नहीं कर सकता, जैसे कि क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है और ये विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, तो उसको क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं अभी इसको इसके लिए मैं क्या है, ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा जो कि पब्लिक होगी, और इस प्रॉपर्टी के दो मेथड्स होंगे गेट और सेट, जिनके जरिए मैं इसकी वैल्यू को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा या गेट करूंगा। सो हम क्या करते हैं कि हम अब इसको इस program.cs क्लास में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं, इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम इस पर्सन क्लास के जो नेम फील्ड है, वो प्राइवेट फील्ड है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे उसकी नेम फील्ड को एक्सेस करने वाला हूँ तो उसके ऑब्जेक्ट के जरिए से ही मैं उसको एक्सेस कर दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे सिंपल क्या डिफाइन करूंगा, पर्सन। ओके, और उसके बाद माई ऑब्जेक्ट, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और आगे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और आगे न्यू पर्सन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाऊंगा। सो मेरा ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब सिंपल है, मैंने क्या करना है कि मैंने माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम, माई ऑब्जेक्ट और डॉट नेम, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम, नेम क्या है, मेरी ये प्रॉपर्टी है। अब माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या करेगा, मैं जो भी वैल्यू इसको असाइन करूंगा इस प्रॉपर्टी को, वो क्या होगी, वो इस वैल्यू में आएगी और अल्टीमेटली इस नेम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ये जो नेम फील्ड है इसको असाइन हो जाएगी, इसमें सेव हो जाएगी। सो मैं क्या वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं साकिब असाइन कर देता हूँ। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इस नेम प्रॉपर्टी को असाइन हुई, इस प्रॉपर्टी के जरिए उस वैल्यू वेरिएबल को असाइन हुई, और ये फिर इस हमारे नेम वाले वेरिएबल फील्ड में सेव हो गई। और आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया है। अब मैं इसको अपने गेट मेथड के जरिए इस वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं, तो मैंने अल्टीमेटली कहना है माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम। सो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों काम हो रहे हैं। एक नेम प्रॉपर्टी के जरिए मैं उसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं नेम और नेम के आगे वैल्यू उसको कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो सेट वाला मेथड है ये कॉल हो जाएगा और ये वैल्यू इस फील्ड को असाइन कर देगा। और जैसे ही मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूंगा तो इसका कौन सा मेथड, इसका गेट मेथड कॉल होगा, और जो भी वैल्यू इस वेरिएबल नेम में पड़ी होगी उसको हमें यहाँ पे कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के दे देगा। ओके, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कंसोल के ऊपर साकिब प्रिंट हो गया है।
तो हमने क्या कर लिया है, हमने इनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया है और इनकैप्सुलेशन में प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। सो प्रॉपर्टीज के जरिए मैंने, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के को मैंने, एक तो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट फील्ड्स को हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन में। जब भी हमने कोई फील्ड क्लास की डिक्लेयर करनी होती है उसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा अगर हमने उसको किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी के हम दो मेथड होंगे, गेट और सेट, जिसके जरिए हम उसकी जो प्राइवेट फील्ड होगी किसी भी क्लास की उसको हम मॉडिफाई कर सकेंगे किसी दूसरी क्लास में, जब भी हमें किसी दूसरी क्लास में ज़रूरत पड़ेगी उस प्राइवेट क्लास की फील्ड को मॉडिफाई करने की या उसको गेट करने की। ओके, सो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के हवाले से एक चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को की एक ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टीज भी हैं जिनको शॉर्ट हैंड लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टीज तो मैंने कंप्लीट इनको शॉर्ट हैंड लिखने का भी एक तरीका है। ये तो मल्टीपल कोड्स यहाँ पे आ गया, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है, इसको एक सिंगल लाइन में भी हम लिख सकते हैं। सी हैश आल्सो प्रोवाइड अ वे टू यूज शॉर्ट हैंड ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज। उनको क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज, और उनको शॉर्ट हैंड है। वेयर यू डू नॉट हैव टू डिफाइन द फील्ड फॉर द प्रॉपर्टी। आपको ये जो फील्ड है ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। और दूसरी चीज ये है कि यू ओनली हैव टू राइट गेट एंड सेट इनसाइड द प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के इनसाइड आपको सिर्फ गेट और सेट लिखना होता है। वो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और मैं ये जो पब्लिक स्ट्रिंग नेम है इसको भी क्या कर देता हूँ, एक सिंगल लाइन में लेके आता हूँ। तो मैं एक प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन करता हूँ क्लास पर्सन की। सो मैं क्या करूँगा, पब्लिक, आगे डाटा टाइप और नेम, और आप देख सकते हैं गेट और सेट। जस्ट ये एक सिंगल लाइन में, आपको ना प्रॉपर्टी डिफाइन करने, यहाँ पे ना आपने कोई फील्ड डिफाइन की है, आपने सिंपल क्या लिखा है, शॉर्ट एंड फॉर्म है। प्रॉपर्टी को राइट करने की आपने क्या लिखा है, सिंपल स्ट्रिंग पब्लिक असेस मॉडिफायर स्ट्रिंग नेम गेट एंड सेट। ओके, तो ये क्या कर देगी, ये ऑटोमेटिकली ये वही काम करेगी जो हम पहले काम कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल वही उसी ऑब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई मुझे एरर नहीं आया है। तो ये एक सिंगल लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये शॉर्ट एंड फॉर्म है। इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये मुझे भी कंसोल के ऊपर साके प्रिंट करती है या नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मेरे साके प्रिंट हो रहा है। सो अब यहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन और प्रॉपर्टी को देख लिया। अब वाई इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्यों जरूरी है या इनकैप्सुलेशन ही क्यों। अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास मेंबर्स। ये जो क्लास के मेंबर्स होते हैं इनका बेटर कंट्रोल हो जाता है हमें। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे भी मेरे पास क्लास के मेंबर है, ये एक क्लास का मेंबर है। जितने भी यहाँ पे हम मेथड्स और फील्ड्स डिफाइन करते हैं वो क्लास के मेंबर्स होते हैं। अब रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ और अदर्स टू मैस अप द कोड। वो कोड को ख़राब ना कर दें आप, या जो हम कोडिंग कर रहे हैं हम, या हमारे जो फेलो कोडर्स हैं वो कोड को मैस अप ना कर दें, उसको ख़राब ना कर दें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स, जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, ये प्राइवेट फील्ड्स होती हैं, ये प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, वो किसी दूसरी क्लास में जस्ट प्रॉपर्टीज़ के गेट और सेट मेथड्स के ज़रिए ही क्या हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें जो मैस अप कोड के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इससे हमें इनकैप्सुलेशन से फ़ायदा होता है वो ये होता है कि फील्ड्स कैन बी मेड रीड ओनली। ये जो फील्ड्स होती हैं ये आप इनको रीड ओनली रख सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, गेट मेथड को यूज़ करेंगे तो फील्ड क्या होंगी, वो रीड ओनली होंगी, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। और राइट ओनली आप जस्ट क्या कर देंगे, उनको अगर आप राइट ओनली रखना चाहेंगे तो जस्ट आप सेट मेथड को यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये दोनों चीज़ें इसमें हमें आ जाती हैं। ये बेनिफिट हो जाता है कि आप फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, रीड ओनली रख सकते हैं और राइट ओनली रख सकते हैं गेट और सेट मेथड्स के ज़रिए। जो तीसरी हमें इनकैप्सुलेशन से फ़ायदा होता है वो हमारा कोड जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। द प्रोग्राम कैन चेंज, जो प्रोग्रामर होता है वो एक पार्ट ऑफ द कोड चेंज करता है विदाउट इफेक्टिंग अदर पार्ट। सो इस पार्ट को, इसमें जो भी मैंने फील्ड्स डिफाइन की होंगी इनकैप्सुलेशन के जरिए, उनको कोई भी और पार्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनको क्या छेड़ नहीं सकता। तो किसी भी और कोड में यहाँ पे मैं जो मर्जी चेंजिंग्स करता रहूँ, मेरा ये जो कोड है ये क्या रहेगा, ये चेंजिंग फ्री रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हो सकेंगी। ओके, सो एक पार्ट ऑफ द कोड इफेक्ट होगा, दूसरे पार्ट ऑफ द कोड वैसे ही रहेगा।
और इंक्रीज क्या कर देती है, आखिरी जो इनकैप्सुलेशन से हमें बेनिफिट होता है वो इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा, हमारे डाटे की सिक्योरिटी को वो इंक्रीज कर देती है। सो हमने इनकैप्सुलेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा पिलर इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसका सेकंड पिलर है इनहेरिटेंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें ड्राइव्ड और बेस क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो इन सी शार्प इट इज पॉसिबल टू इनहेरिट, आप इनहेरिट सी शार्प में ये पॉसिबल है कि आप इनहेरिट कर सकते हैं फील्ड्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। इस क्लास के फील्ड्स और मेथड्स को आप किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इनटू टू कैटेगरीज। हम टू कैटेगरीज में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की, ड्राइव्ड क्लास जो होती है वो चाइल्ड होती है। द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो वो क्या होगी, चाइल्ड क्लास, या उसको क्या हम कहेंगे, ड्राइव्ड क्लास। और बेस क्लास वो होगी जो कि पेरेंट के तौर पे काम करेगी, और द क्लास बीइंग इनहेरिट फ्रॉम, और जिससे कोई दूसरी क्लास इनहेरिट होती है वो क्या होगी, बेस क्लास। बेस क्लास से दूसरी क्लासेस जो होंगी वो इनहेरिट होंगी, चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव क्लासेस बेस क्लास से ही इनहेरिट होंगी। सो अब अगर हमने सी शार्प में हमने अगर किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो हम डबल कॉलन इस चीज को यूज करेंगे, डबल कॉलन को यूज करेंगे इनहेरिट करने के लिए। ये डबल कॉलन यूज होता है, उसके आगे क्या आ जाता है, जिस क्लास को हमने इनहेरिट करना होता है उसके आगे डबल कॉलन लगा के जिस क्लास से उसने इनहेरिट होना होता है, मतलब कि बेस क्लास का आगे हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास इसी की ये जो मेरे पास कार क्लास है, और एक मैं और यहाँ पे ऊपर ही टॉप पे ही क्या डिफाइन कर लेता हूँ, एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ व्हीकल्स की। ओके, तो ये मेरे पास एक क्लास मैंने डिफाइन की व्हीकल की, ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी होगी बेस क्लास। ओके, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ बेस क्लास, और ये क्या है, ये पेरेंट है। अब इससे जो क्लासेस मेरी डिराइव होंगी वो क्या होंगी, मेरी चाइल्ड क्लासेस। सो फिलहाल मैं क्या करता हूं कि मैं इस व्हीकल क्लास का एक पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड वेरिएबल या फील्ड डिक्लेयर कर लेता हूं। तो ब्रांड में क्या दिखा देता हूं कि फोर्ड है मेरे पास। ये क्या है, इस व्हीकल फील्ड की क्या है, व्हीकल की क्लास की क्या है, फील्ड है। इसका एक मेथड भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं, पब्लिक वाइड हॉन्क। और मैं क्या करता हूं, मैं कंसोल पे राइट लाइन करता हूं टट। ओके, सो ये क्या है, ये इसका व्हीकल का क्लास का क्या है, मेथड है। तो मैंने क्या किया, एक व्हीकल क्लास डिफाइन कर ली। ये क्या है, ये मेरी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। अब इस क्लास से मैं इस जो मेरी कार क्लास है इसको क्या करता हूं, ड्राइव करता हूं। तो मेरी ये क्या हो जाएगी, ये ड्राइव क्लास हो जाएगी। तो मैंने ड्राइव किस तरह से करना है इसको, डबल कॉलन, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आगे आप देख सकते हैं व्हीकल, जो मेरी पेरेंट क्लास का नाम था वो इसके आगे मैंने लिख दिया है। तो मेरी ये क्या क्लास होगी, ये जो मेरी पूरी की पूरी ये कार क्लास है, ये अब क्या होगी है, ये ड्राइव क्लास है। और इसको क्या कहते हैं, ये चाइल्ड है। ओके, और इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, मॉडल नेम मैं देख लेता हूँ। वेरिएबल मेरा क्या है, मॉडल नेम। ये अब मेरी इस क्लास की क्या है, फील्ड है मस्टैंग। अब मेरे पास क्या होगी, ये पेरेंट क्लास होगी और ये मेरी क्या होगी, ड्राइव क्लास होगी, या इसको क्या कहते हैं, बेस क्लास। और ये मेरी ड्राइव क्लास, ये पेरेंट और ये चाइल्ड। अब मैं क्या कहता हूँ, ये जो मेरी प्रोग्राम क्लास है इसमें मैं जो मेरी कार क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है उसका क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो इस सारे को मैं कंसोल से खत्म कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, कार माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार। सो मेरा क्या, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार के इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो क्लास है मेरी व्हीकल पेरेंट क्लास, उसके इस मेथड को एक्सेस करता हूं। तो मैं देखता हूं कि मैं एक्सेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्या है, मेरे पेरेंट क्लास का मेथड होंग। ओके, और दूसरी चीज मैं क्या करता हूं, मैं कंसोल के ऊपर एक और चीज राइट लाइन करता हूं। कंसोल के ऊपर मैं राइट करता हूं माई क्लास का ही ऑब्जेक्ट यूज करके माई ऑब्जेक्ट, और मैं क्या करता हूं, ब्रांड को प्रिंट करता हूं जो कि किसका फील्ड है, ब्रांड मेरी फील्ड है किस क्लास की, पेरेंट क्लास की। इसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करता हूं। और साथ ही इसके क्या करता हूं, साथ ही मैं जो कार क्लास है मेरी उसकी जो फील्ड है मॉडल नेम, उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करता हूं। तो हमने क्या किया कि हमने जो कार क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके जरिए मैंने पेरेंट क्लास के एक फील्ड और एक मेथड को एक्सेस किया। फील्ड मेरे पास क्या थी, उसकी ब्रांड था, और उसका जो मेथड था वो क्या था, होंग था। और मैंने साथ ही क्या किया, माय ऑब्जेक्ट, ये जो मेरी कार क्लास है जो कि ड्राइव्ड या चाइल्ड क्लास है, उसका भी फील्ड थी मॉडल नेम, उसको मैंने एक्सेस किया। और अब मैं इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये
मेरी कंसोल के ऊपर तमाम वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो आप देख सकते हैं मेथड की वैल्यू, मेथड में मेरे पास क्या था, टिट, ये भी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है। और इसके अलावा मेरे पास ब्रांड क्या था, फोर्ड था। और मेरे पास जो माय ऑब्जेक्ट क्लास है, इसका जो मॉडल नेम था वो मस्टैंग था, वो भी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल क्लास है, पेरेंट क्लास, उसके तमाम फील्ड्स और उसके मेथड्स वो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। जो चाइल्ड क्लास है वो उसका ऑब्जेक्ट बेस क्लास के तमाम मेथड्स और फील्ड्स को एक्सेस कर सकता है। तब तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस, इस चीज को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। वाई, अभी आप यहाँ पे जो मैं देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लास थी कार, इसमें इसने क्या किया कि इसने इसका ये मेथड, हमने क्लास कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसने इसका ये मेथड भी एक्सेस किया और कंसोल के ऊपर ये वैल्यू प्रिंट की। और इसके अलावा इसने क्या किया, इसकी ये जो फील्ड है फोर्ड, इसको भी एक्सेस किया और इसको भी कंसोल के ऊपर प्रिंट किया। और इसके अलावा क्या किया कि हमारे पास कार जो ड्राइव क्लासेस ने अपने फील्ड को भी कंसोल के ऊपर प्रिंट किया। सो व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस, अब हमें कब और क्यों इनहेरिटेंस को यूज करना चाहिए, ये सेकंड पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो इट इज यूजफुल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए वेरी यूजफुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो ड्राइव क्लास में फील्ड्स और मेथड डिफाइन किए हैं, उनको मुझे दोबारा से इस जो ड्राइव क्लास में उसमें लिखना नहीं पड़ा, मैंने जस्ट वहां से उनको एक्सेस कर लिया है और उनको रीयूज कर लिया है। सो रीयूज फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास व्हेन यू क्रिएट अ न्यू क्लास। सो जैसे ही आप न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, आप जो प्रीवियस क्लास होती है उसके मेथड्स और उसके फील्ड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टिप है देने वाली कि अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखने लगे हैं, जो कि थर्ड पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि इनहेरिटेंस को ही यूज करता है, डिफरेंट इनहेरिटेंस के मेथड्स को यूज करता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम देखते हैं कि वो किसका यूज करता है, वो इनहेरिटेंस को ही यूज करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। यहाँ पे जस्ट एक चीज रह गई है, द सील्ड कीवर्ड। सील्ड कीवर्ड क्या है कि अगर हम इस क्लास को, जो पेरेंट क्लास है या जो बेस क्लास है या कोई भी क्लास है, अगर इफ वी डू नॉट वांट अदर क्लासेस टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास, अगर हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी क्लासेस इस क्लास से इनहेरिट हों, तो हम क्या सील्ड का कीवर्ड यूज करते हैं। जब हम सील्ड का कीवर्ड यूज करते हैं तो हम अब ये जो क्लास होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सील्ड का कीवर्ड यूज कर देता हूं, तो अब ये क्लास हमने क्या कर दिया, ये क्लास अब इनहेरिट नहीं हो सकती। सील्ड का कीवर्ड का मकसद ही ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि ये क्लास, इस क्लास से कोई और क्लास ड्राइव हो या इस क्लास की कोई चाइल्ड क्लास हो, तो आप इसके साथ जस्ट सील्ड का कीवर्ड लिख दें, तो ये क्लास, अब इस क्लास से कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं हो सकेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर भी आ रहा है कि कार कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम अ सील्ड टाइप व्हीकल। सो ये चीज आपको यहाँ पे बताना जरूरी सी कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई क्लास ऐसी है जिससे कोई भी क्लास ड्राइव ना हो, तो आप क्या करें, सिंपल उसको उसके क्लास के नाम के साथ उससे पहले सील्ड का कीवर्ड यूज कर लें। सो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में हम पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइडिंग मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस को हम यूज करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, मैनी फॉर्म्स, एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। सो ये पॉलीमॉर्फिज्म कब अकर होता है, जब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं और वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। जैसे कि ये बेस क्लास और ये ड्राइव क्लास है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं इनहेरिटेंस के जरिए, तो वहां पे क्या अकर होता है, पॉलीमॉर्फिज्म अकर होता है। लाइक भी, अब जैसे कि मैंने इनहेरिटेंस, लेट यू इनहेरिट, जो इनहेरिटेंस होती है वो क्या करती है कि लेट यू इनहेरिट फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। अब ये क्लास क्या करने दे रही है, ये जो इसकी ड्राइव क्लास है, कार क्लास, इसको अपने मेथड्स और फील्ड्स को इनहेरिट करने की इजाजत दे रही है। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस दोज मेथड्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, इन मेथड्स को यूज करता है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। दिस अलाउ अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। इसकी वजह से हमें क्या है, हम एक ही एक्शन को डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे क्लास हम ले लेते हैं एनिमल्स की, जिसका एक मेथड है एनिमल साउंड। अब जो ड्राइव क्लास होगी उस एनिमल क्लास की, उसमें हम
कैट्स को शामिल कर लेते हैं, डॉग्स को, बर्ड्स को। तो अगर ये हम क्लासें क्या कर लेते हैं, ये ड्राइव कर लेते हैं उस एनिमल क्लास से, सो इनकी अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब इन क्लासों को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसमें हम इन जो, जैसे कि कैट का साउंड है म्याऊं, डॉग का साउंड है बऊ बऊ, तो इन साउंड्स को हम वहां से अपनी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास एक ही है, उसका एक ही मेथड है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट किया हुआ है, मल्टीपल उसकी चाइल्ड्स हैं, और उसमें उसके उस मेथड को हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, और उसकी अपने हिसाब से उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसी क्लास को क्या करता हूँ, ये जो मेरी क्लास है व्हीकल की, इसको मैं एनिमल में चेंज कर देता हूं, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, इसका एक पब्लिक मेथड डिफाइन कर देता हूं, जो कि क्या होगा, एनिमल साउंड। सो पब्लिक वाइड एनिमल साउंड। तो ये हमारा एक एनिमल साउंड मेथड हो गया, जो कि कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कर रहा है, जो कि कंसोल में दिस एनिमल, द एनिमल मेक्स अ साउंड, ये सिंपल क्या कर रहा है, दी। तो ये इसका एक मेथड है। अब इससे मैं एक क्लास कैट की ड्राइव कर लेता हूं। सो मैं क्या कर देता हूं, एक कैट क्लास रख लेता हूं, और उसको मैं ड्राइव कर लेता हूं एनिमल की क्लास से। तो अब मैं यहां पे इसका ये जो एनिमल मेथड है, ये जो एनिमल साउंड मेथड है, इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, रीयूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक वाइड, इसी मेथड को, सेम मेथड को मैं यहां पे ले आता हूं, क्योंकि ये ड्राइव हुई हुई है। तो मैं क्या कहता हूं कि मैं यहां पे द कैट सेज म्याऊं म्याऊं, ओके, ये मैंने यहाँ पे इस कार क्लास, ये जो एनिमल की क्लास है, ये मेरी बेस क्लास है, ये मेरी ड्राइव क्लास है, जो कि एनिमल से ड्राइव हुई है। और कैट की मैं साउंड सेम मेथड, उसका इस मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ अपने कैट क्लास के अंदर, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं इस मेथड को चेंज करने की, उसकी अपनी इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और मैं क्लास यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सो मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और वो क्या है, वो मेरी क्लास क्या होगी, डॉग की। ओके, वो भी इसी से इनहेरिट हुई होगी, एनिमल से। और इसमें जो मैं कहूँगा, डॉग सेज बऊ बऊ। ओके, तो मेरी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, और ये इनहेरिट किससे हुई हुई हैं, या बेस क्लास एनिमल से। अब मैं क्या करता हूं कि अब यहाँ पे रिमेंबर करने वाली चीज ये है कि डॉट कॉलन हम यूज करते हैं जब हमने क्या करना होता है, किसी ड्राइव क्लास को बेस क्लास से इनहेरिट करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, डॉट डबल कॉलन और आगे उस बेस क्लास का नाम। तो हमने क्या की कि हमने दो क्लासेस क्रिएट की, चाइल्ड क्लासेस, और उनको हमने एनिमल से इनहेरिट किया, और उसके अंदर जो एनिमल क्लास का मेथड था एनिमल साउंड, उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस प्रोग्राम क्लास में, ये मेरी प्रोग्राम की क्लास है, इसमें इस मेथड को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, किस क्लास का, तीनों क्लासेस के मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट, एनिमल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, एनिमल जो मेरी पेरेंट क्लास है, और माय एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरी क्लास है बेस क्लास, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो हमने क्या किया, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पर लिख लेता हूँ, क्रिएट अ एनिमल ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं है यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट इसी क्लास का क्रिएट करता हूं, माय कैट, और इसको मैं क्या कर देता हूं, न्यू, और मैं क्या कर देता हूं, कैट। तो ये मैंने क्या किया, क्रिएट क्या किया, कैट ऑब्जेक्ट, कैट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक और मैं जो मेरी डॉग क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। मैंने क्या किया, क्रिएट किया और डॉग ऑब्जेक्ट। और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के जरिए मैं क्या करता हूं, एनिमल साउंड वाले मेथड को एक्सेस करता हूं। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो माय एनिमल डॉट एनिमल साउंड, उसके बाद माय कैट एनिमल साउंड, और उसके बाद माय डॉग एनिमल साउंड। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप एक चीज देख लें कि मैंने तो यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे द कैट सेज म्याऊ म्याऊ और द डॉग सेज बऊ बऊ, ये प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो बेस क्लास थी, द एनिमल्स मेक्स अ साउंड, यही प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? और एक और चीज, यहाँ पे मैंने क्या दिया, तीनों दफा मैंने क्या किया, एनिमल एनिमल एनिमल, पीछे लिखा है बेस क्लास का नाम लिखा है। यहाँ पे मैं अगर कैट क्लास का नाम लिखूं और यहाँ पे मैं डॉग क्लास का नाम लिखूं, फिर देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसको दोबारा से मैं रन करता हूं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे पास जो ड्राइव क्लास है, जब मैंने उनका ऑब्जेक्ट उनके नाम से क्रिएट किया, तो अब देखें द कैट सेज म्याऊ म्याऊ, द डॉग सेज बऊ बऊ। इसमें हुआ क्या है कि अब मेरे पास जो मेरी ड्राइव क्लासेस हैं, मैंने उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो उनका ऑब्जेक्ट तो उन्हीं के मेथड्स को कॉल करेगा। लेकिन हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम किस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो हमने ड्राइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एनिमल, और यहाँ पे
एनिमल। और इसके जरिए से हमने क्या करना है कि इसके जरिए से हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें वो इसी को हमने रखना है बेस क्लास को ही, और इसके जो आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम उसके ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन्हीं को ही क्रिएट करके हम क्या कहें कि हम कंसोल के ऊपर जो ड्राइव क्लासेस के मेथड्स जो उसने इनहेरिट किए हैं ड्राइव क्लासेस ने बेस क्लास से, वो प्रिंट हों, वो कंसोल के ऊपर काम करें, वो टास्क एग्जीक्यूट करें। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए क्या होता है कि अगर इसको मैं चला के देखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा था? रिजल्ट मेरे पास सेम ही आ रहा था कि द एनिमल मेक्स अ साउंड। ये जो मेरी बेस क्लास थी उसका जो मेथड था वो ही कॉल हो रहा था। तो होता क्या है कि जब आप, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रही है। हमने तो बेस क्लास को ही यूज किया है और बेस क्लास को हमने जो ड्राइव क्लासेस थे वो ही बेस क्लास को ही यूज करके हमने क्या किया है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। लेकिन हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारे मुताबिक नहीं आ रहा है। यहाँ पे कंसोल के ऊपर जो माय कैट के में जो इस बेस क्लास का मेथड था उसको जो हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी अपने हिसाब से, जो कि हमने क्या की थी, द कैट सेज म्याऊ म्याऊ और द डॉग सेज बऊ बऊ, ये यहाँ पे कंसोल पे लिखा होना चाहिए था। सो द आउटपुट फ्रॉम द एग्जाम्पल वॉज नॉट probably not what we expect. This is because, अब ये हुआ क्यों है? बिकॉज द बेस क्लास मेथड्स, जो बेस क्लास है, ये जो बेस क्लास हमारी है एनिमल, ये क्या करती है, ये ओवरराइड कर देती है ड्राइव क्लास के मेथड्स को। मतलब कि उनकी आउटपुट को सामने आने ही नहीं देती है। जो उनके मेथड्स काम कर रहे होते हैं, ये जैसे एनिमल साउंड है, ये इन मेथड्स को ओवरराइड कर देती है और अपने मेथड की इंप्लीमेंटेशन को सामने लेके आती है। इससे क्या होता है कि क्योंकि ये सारे के सारे जो ड्राइव क्लास हैं वो बेस क्लास के ही मेथड को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो बेस क्लास इन मेथड्स को क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है और अपने मेथड को एग्जीक्यूट कराती है। जिसकी वजह से सी शार्प प्रोवाइड हमें क्या करती है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है ओवरराइड की। ओवरराइड द बेस क्लास मेथड बाय एडिंग। अगर हमने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करना है, ये तो बेस क्लास ड्राइव क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर रही है ना, अगर हमने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करना है तो उसके लिए हमें एक ओवरराइड का कीवर्ड यूज होता है सी शार्प में, और वर्चुअल का कीवर्ड यूज होता है। अब वर्चुअल का कीवर्ड क्या यूज होता है, एक वर्चुअल का कीवर्ड और एक ओवरराइड का कीवर्ड टू द मेथड इनसाइड द बेस क्लास। जो बेस क्लास का मेथड है उसको अगर हमने ओवरराइड करना है अपनी ड्राइव क्लासेस में, ये जो ड्राइव क्लासेस हैं ये जो इसके मेथड को क्या कर लें, ओवरराइड कर लें बेस क्लास के मेथड को, उसके लिए हमारे लिए एक ओवरराइड का और एक वर्चुअल का कीवर्ड यूज होता है। वर्चुअल के कीवर्ड को हम किधर यूज करते हैं, वर्चुअल के कीवर्ड को हम अपनी बेस क्लास के मेथड में यूज करते हैं। सो पब्लिक वर्चुअल वॉइड एनिमल साउंड, और यहां पे हम क्या करते हैं, पब्लिक ओवरराइड। ओके, पब्लिक ओवरराइड यहां पे भी और पब्लिक ओवरराइड यहां पे भी। सो अब ये क्या होगा कि ये जो वर्चुअल मेथड है जो बेस क्लास का, जो वर्चुअल कीवर्ड से हमने डिफाइन किया है बेस क्लास का, वो अब ओवरराइड हो जाएगा इस कैट क्लास और डॉग क्लास जो ड्राइव क्लास थी उनके एनिमल साउंड वाले मेथड के जरिए। ओके, सो अब देखते हैं हमारी कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है रिजल्ट्स। अब देख सकते हैं अब हमारे पास हमारे मुताबिक रिजल्ट आया जो हम चाह रहे थे। इस चीज को क्या है कि हमने देख लिया कि हमने कि हम किस तरह से बेस क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं ड्राइव क्लास के मेथड्स में। अगर हमने बेस क्लास के मेथड्स को ओवरराइड करना है ड्राइव क्लास के मेथड्स में, तो हमें क्या वर्चुअल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा बेस क्लास के मेथड के साथ, और ओवरराइड का मेथड यूज करना पड़ेगा ड्राइव क्लास के मेथड्स के साथ। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेगी, जो बेस क्लास होगी वो ड्राइव क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर देगी। ओके, सो व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हमें कब और क्यों इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना चाहिए। इट इज यूजफुल। अब जैसे कि आपको देख सकते हैं कि ये यूजफुल किस लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए। रीयूज फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास व्हेन यू क्रिएट अ न्यू क्लास। जब भी आप न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि एनिमल, कैट और डॉग, आप जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी एनिमल की उसी को आप उसके मेथड्स को रीयूज कर लेंगे, उसकी फील्ड्स को न्यू क्लास में यूज कर लेंगे। ओके, सो अब जो लास्ट पिलर है, अब ये देखें यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्लास एनिमल इज इनहेरिटेड। हमारे पास यहाँ पे हमें विजुअल स्टूडियो भी हमें ये रिजल्ट दे रही है। ओके, सो ये रिजल्ट हमें बता रही है कि ये जो क्लास एनिमल क्लास इसको इनहेरिट किया गया है और इसका ये जो भी मेथड क्या है ये भी इनहेरिटेड है। अब
जो अगली चीज है वो है एब्स्ट्रैक्ट। हमने क्या, आखिरी चीज जो है एब्स्ट्रैक्शन है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आखिरी पिलर है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स क्या होते हैं, इस चीज को डिस्कस कर लें तो हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। हम क्या करते हैं कि हम वही जो कुछ डिटेल्स होती हैं उनको हम हाइड कर देते हैं, जो और सिर्फ जो जरूरी डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो ही हम क्या करते हैं यूजर को दिखाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन किस तरह अचीव हो सकती है, वो हम अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के जरिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स क्या होती हैं, विच वी विल लर्न मोर अबाउट। हम इसके बारे में बड़ी डिटेल में लर्न करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स क्या होते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज हुआ है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स के लिए क्या होता है, अगर हमने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट या किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होंगी, इज अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी, वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास होगी दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, अब अगर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो इसका मतलब है आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। सो इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। इसको क्या करेंगे, हम इनहेरिट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी दूसरी क्लास से। जैसे कि अगर मैं इस एनिमल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इसका मैं अब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। तो आप देख सकते हैं यहां पे अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे पास ये एरर आ गया है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप और इंटरफेस एनिमल। इसका आप इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, मेरे पास एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये इसके जो मेथड्स और फील्ड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, कोई ना कोई इसकी चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास बनानी पड़ेगी ताकि मैं इसके मेथड्स और फील्ड को एक्सेस कर सकूं। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है। एब्स्ट्रैक्शन की वजह से हमारी जो कोड है, हम जिस कोड को हाइड करना चाहते हैं हम उस कोड को हाइड कर देते हैं और सिर्फ उतना ही डाटा यूजर को दिखाते हैं या उतना ही चीज हम यूजर को दिखाते हैं जितनी कि उसके लिए जरूरी होती है। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका आप मेथड, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते और इसको, ये मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको कोई ना कोई क्लास इनहेरिट करनी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो ताकि आप उसके मेथड्स और फील्ड्स को एक्सेस कर सकें। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही यूज कर सकते हैं एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, और उसकी बॉडी नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड है इसका, उसकी बॉडी नहीं होगी। वो क्या होगा, उसकी बॉडी कौन प्रोवाइड करेगी, उसकी बॉडी हमें जो क्लास ड्राइव होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से वो प्रोवाइड करेगी। ओके, सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, ये जिस तरह मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और रेगुलर मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ये इसका रेगुलर मेथड है, तो अगर मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी बॉडी नहीं होती है। उसकी बॉडी कौन प्रोवाइड करता है, उसकी बॉडी हमें ड्राइव क्लास प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक का कीवर्ड यूज किया, आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज किया सेम, और वॉइड रिटर्न टाइप मेथड की, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और एनिमल साउंड मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ। इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्लीप लिख देता हूँ, ताकि ये दोनों में डुप्लीकेशन ना आए। इस मेथड को मैंने स्लीप लिख दिया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एनिमल साउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब आप देख सकते हैं कि ये मेथड यहाँ पे क्या है, जस्ट इस मेथड को हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसकी कोई बॉडी नहीं है। ओके, और हमने क्या एक मेथड और डिफाइन किया है जो कि क्या है, इसको वर्चुअल को भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं पब्लिक वाइड स्लीप, और स्लीप में यहाँ पे मैं इसको इस मेथड के कंसोल पे जस्ट जी प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि एनिमल का अगर मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था तो अब देख रहे थे मुझे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एनिमल ऑब्जेक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ये क्या होता है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करना पड़ेगा, इसके अगर मैंने मेथड को, ये जो मेथड मैंने इसका डिफाइन किया है, अगर मुझे इसको एक्सेस करना पड़ जाता है इसकी, तो मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी ड्राइव क्लास से। सो टू एक्सेस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। लेट कन्वर्ट द एनिमल क्लास वी यूज्ड इन द पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमने इसको
अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको क्या कहते हैं, रिमेंबर। इस चीज को आपने रिमेंबर करना है कि जो इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि डबल कॉलन ही यूज होते हैं, जैसे कि ये डबल कॉलन मैंने यूज किया था, और आगे उस क्लास का नाम अगर हमने किसी क्लास को ड्राइव करना है बेस क्लास से। हमने क्या किया कि हमने उसका एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया, इसका एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो ये क्या है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड और डज नॉट हैव बॉडी। अब ये क्या है, ये इसका रेगुलर मेथड है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप दोनों टाइप के मेथड्स, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और रेगुलर मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मेरी ये जो कैट क्लास है, इस क्लास से मैं क्या करता हूं, इसको इनहेरिट करता हूं। तो ये क्या है, ये ड्राइव क्लास है, चाइल्ड क्लास है, और ये इनहेरिट किससे हुई है, बेस क्लास एनिमल से। इसके मेथड को मैं क्या करता हूं, इसका जो एनिमल साउंड वाला मेथड था मैंने उसको ओवरराइड किया। ओवरराइड करके मैंने उसमें क्या खुद से द कैट सेज म्याऊ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका जस्ट बॉडी थी और इसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने जो क्लास इस एनिमल क्लास से इनहेरिट की वहां पे मैंने उसकी बॉडी डिफाइन कर दी। अब इसी तरह मैं क्या करता हूं कि मैं अब इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं कि देखते हैं कि कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट नहीं कर सकता, तो यहाँ से भी मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या मैंने माई कैट वाले और माई डॉग वाले दोनों क्लासेस को मैंने एनिमल क्लास से इनहेरिट किया और इनके उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एनिमल साउंड, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उसकी बॉडी डिफाइन की। तो देखते हैं आप कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो अब देख सकते हैं कंसोल के ऊपर हमारे माई कैट, द कैट सेज म्याऊ म्याऊ और द डॉग सेज बौ बौ, ये दोनों कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट करते हैं और उनको अपनी जो ड्राइव क्लासेस होती हैं उसमें उनके मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन देते हैं, मेथड की बॉडी डिफाइन करते हैं और उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप क्या करते हो, उनसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स को तो डिस्कस कर लिया। अब हम क्लासेस C# में इंटरफेसेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जरिए और इंटरफेसेस के जरिए। हम एब्स्ट्रैक्शन हमें किस तरह से मिलती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और क्या, इंटरफेसेस के जरिए। अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन C# इज विद इंटरफेसेस। एन इंटरफेस इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है विच कैन ओनली कंटेन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज विद एम्प्टी बॉडीज। उसके सिर्फ क्या होते हैं, ये एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इंटरफेस, और इसके जस्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ बॉडीज के साथ, विदाउट बॉडीज, एम्प्टी बॉडीज होती हैं उनकी। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो मेरी क्लास है एनिमल वाली, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैं इसको इंटरफेस बनाता हूं। तो मैं इसको इंटरफेस किस तरह से बना सकता हूं, मैं यहां से इसका क्लास तक खत्म कर देता हूं और यहां पे मैं इंटरफेस कीवर्ड लिख लेता हूं। तो मैंने क्या लिखा, इंटरफेस का कीवर्ड यहां पे जस्ट लिख लिया है। तो ये क्या बन गया, अब ये मेरी कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये क्या है, ये मेरा इंटरफेस है। अब यहां पे देखें, यहां पे मेरे पास इस चीज को भी मैं क्या कर दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी यहां से खत्म हो जाएगा। ओके, और जस्ट क्या हमारे पास रह जाएगा, अब ये देखें पब्लिक मॉडिफायर भी यहां से खत्म हो जाता है। प्लीज द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर द आइटम। तो हमने क्या करना है, पब्लिक भी यहां से हटा देना है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेस होता है वो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो उसमें जस्ट और जस्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज के विदाउट बॉडीज डिफाइन हुए। तो यहाँ पे रेगुलर मेथड इंटरफेस में नहीं आ सकता है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, एक मेथड हमने डिफाइन कर दिया एनिमल साउंड का, और एक मेथड मैं डिफाइन कर देता हूँ रन का। अब देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट हैव अ बॉडी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो नहीं है, तो इसको मैं क्या करें, मैंने इंटरफेस डिफाइन किया है। तो एक मैंने मेथड क्या डिफाइन कर दिया, रन का। ये दोनों मेथड्स विदाउट बॉडीज हैं, तो इंटरफेस मेथड्स हैं, डज नॉट हैव बॉडीज को मैं कमेंट कर देता हूं। तो ये इंटरफेस के मेथड्स हैं और इनकी बॉडीज नहीं है। ओके, it is considered good practice to start with the letter I at the beginning of an interface। कोई भी इंटरफेस है, जैसे कि ये मैंने एनिमल का इंटरफेस क्रिएट किया है, तो इसको मैं इसका फर्स्ट लेटर मैं क्या लिखता हूँ, कैपिटल I, ताकि पता लगता रहे कि ये क्या है, ये एक इंटरफेस है। ओके, और इसके अलावा क्या है कि as it make it easier to understand others to remember that it is a interface and not a class। तो ये एक इंटरफेस है, क्लास नहीं है, तो इसके शुरू में मैंने किया कैपिटल I से, ये रिकमेंडेड है। बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं इंटरफेसेस के, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो मैंने ये मेथड डिफाइन किया है और ये मेथड डिफाइन किया है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की इनके साथ जरूरत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे,
पब्लिक होंगे, इनकी एसेस मॉडिफायर्स एसेस क्या होगी, पब्लिक होगी। सो इंटरफेसेस कैन कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड बट नॉट फील्ड्स। इनमें प्रॉपर्टीज और मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस होते हैं इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं, इनमें फील्ड्स नहीं होती। प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट मैंने पीछे दिया था आपको, प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग नेम, तो ये प्रॉपर्टी मैंने क्या की, यहाँ पे डिफाइन कर ली। ओके, पब्लिक का मॉडिफायर यहाँ पे भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, इनका पब्लिक ही होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स ही आप इस एनिमल इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हैं, आप फील्ड्स नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आप फील्ड यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, तो ये क्या, ये देखें, ये आपको एरर दे रहा है कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन एन इनहेरिटेंस फील्ड। सो फील्ड्स आप इंटरफेसेस में डिफाइन नहीं कर सकते, आप जस्ट प्रॉपर्टीज और मेथड्स इंटरफेसेस में डिफाइन कर सकते हैं। और उसके पहले लेटर को आपने आई कैपिटल रखना है, ताकि पता लगता रहे ये इंटरफेस है। ओके, अब क्या करते हैं कि टू असेस द इंटरफेस मेथड, अगर हमने इंटरफेस के मेथड्स को असेस करना है तो इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, लाइक इनहेरिटेड। जिस तरह हमने क्लास को इनहेरिट किया था, इस तरह इंटरफेसेस को भी इनहेरिट करना पड़ता है। इससे भी क्लासें क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं। सो ये क्योंकि कंप्लीटली क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इससे दूसरी क्लासें क्या होंगी, इनहेरिट होंगी। वो इनहेरिट किस तरह से होंगी, इनहेरिट बिल्कुल सेम तरीके से होंगी। टू इंप्लीमेंट द इंटरफेस यूज द कॉलन, और यही कॉलन हमने यूज करना है और इसके आगे आई। ओके, सो अभी भी ये एरर, अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। वो किस तरह से रिमूव हो जाएगा कि हमने क्या करना होता है कि जो बॉडी होती है इंटरफेस के मेथड्स की, वो हम ये जो ड्राइव क्लास होती है इनकी इंप्लीमेंटेशन में देते हैं, और इसके तमाम के तमाम मेथड्स को मैं यहाँ पे, इस फील्ड को अभी जरूरत नहीं है तो फील्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमने क्या करना होता है, इसके तमाम के तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन हमने ड्राइव्ड क्लास में देनी होती है, जिस क्लास को हम इस इंटरफेस से ड्राइव कर रहे होते हैं। सो नोट दैट यू डू नॉट हैव टू यूज द ओवरराइड कीवर्ड व्हेन इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस। अब जब भी आपने इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है तो आपको ओवरराइड का मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इसको यहां से खत्म करता हूं और इस एरर को रिमूव करता हूं। ये एरर मेरा किस तरह से रिमूव होगा, यहां पे भी मैं कैपिटल आई ला लेता हूं। अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं। सो कैट डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर एनिमल साउंड, कहता है कि इसने इस एनिमल साउंड वाले जो मेंबर है, जो मेथड है, उसको डिफाइन नहीं किया है। तो डिफाइन, इसके ऊपर मैं पोटेंशियल फिक्स करूंगा, तो मैं किस तरह से करूंगा, ये देखें आप, यहां से ये करेंगे इंप्लीमेंट इंटरफेस। जैसे मैं इंप्लीमेंट इंटरफेस पे करूंगा तो इसके दोनों के दोनों मेथड्स, जो एनिमल साउंड है और जो पब्लिक वाइड रन है, जो दूसरा इसका मेथड है, वो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें ये जो थ्रो वाला है इसको खत्म कर देता हूँ, और इसमें जो मेरे मुतलका चीज़ है वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस माय रन वाले मेथड को भी खत्म कर देता हूँ मैं, जस्ट क्योंकि यहाँ पे हमें समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक ही मेथड को क्या करता हूँ, मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कैट का साउंड क्या था, या डॉग का साउंड, हम ये कहते हैं कंसोल के ऊपर इसी चीज़ को राइट करते हैं, म्याऊ म्याऊ। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने अगर ये इस मेथड को यहाँ पे लाजमी डिफाइन करना है, इंटरफेस को, जो भी क्लास इंटरफेस से इनहेरिट हो रही होगी उसने उस इंटरफेस के मेथड को लाजमी इंप्लीमेंट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ कि मैं एनिमल साउंड है तो इसमें ओवरराइड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर लिया, अब दोबारा से मैंने इस मेथड को अपनी इस क्लास में भी, डॉग क्लास में भी इनहेरिट इंप्लीमेंट कर दिया है। अब मैं क्या चले जाता हूँ, अपने प्रोग्राम क्लास में चले जाता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो कैट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, माई कैट न्यू, और इसको भी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। फिलहाल सिर्फ माई कैट वाले ऑब्जेक्ट से ही काम चला लेते हैं। तो माई कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके ज़रिए मैंने क्या किया, एनिमल साउंड को मैंने एक्सेस किया। तो चेक करते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर द डॉग सेज म्याऊ, मैंने वहाँ पे सिर्फ वो कैट चेंज नहीं किया है, तो उसको मैं कैट में चेंज कर लेता हूँ, मैंने क्योंकि कॉपी किया था। सो द कैट, और अब मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस मेथड को कंसोल के ऊपर, ये जो मेथड टास्क परफॉर्म कर रहा था कंसोल के ऊपर, उसने परफॉर्म कर दिया। सो इंटरफेसेस क्या हैं, एंड इंटरफेसेस के बारे में हमारे पास नोट करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी वो भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती, और इंटरफेसेस भी क्योंकि कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती। और
हम क्या कर सकते हैं, आई एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमने अगर इंटरफेस मेथड डू नॉट हैव द बॉडी, अब इसके जो मेथड्स हैं उनकी बॉडी भी नहीं होती है, और द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लीमेंटेड क्लास। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये इनहेरिट हो रही थी इस इंटरफेस से, तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास ने इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी है। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस, जैसे ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट हम कर रहे होंगे तो हमें उसके तमाम के तमाम मेथड्स को क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। जो बेस क्लास होगी वो उसके तमाम के तमाम मेथड्स को ओवरराइड करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही मेथड था तो एक ही मेथड को ओवरराइड किया। यहाँ पे अगर मल्टीपल मेथड्स होंगे तो मल्टीपल मेथड्स ओवरराइड होंगे। अगली चीज़ क्या है कि इंटरफेसेस कैन कंटेन प्रॉपर्टीज। मैंने जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन की थी कि इंटरफेस में प्रॉपर्टीज भी होती हैं और मेथड्स होते हैं, लेकिन फील्ड्स और वेरिएबल्स नहीं होते। ओके, इंटरफेसेस मेंबर्स जो होते हैं इंटरफेस, जैसे कि ये मेरा एनिमल साउंड एक मेंबर है इंटरफेस क्लास का, सॉरी इंटरफेस का, तो उसको क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होगा और पब्लिक होगा। और इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर, और इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता है। ये तो लाजमी सी बात है क्योंकि इसका हम ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते, तो लाजमी बात है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही तब होता है जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगर इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आखिरी चीज़ को डिस्कस करते हैं इंटरफेसेस के हवाले से कि जो सिंगल इंटरफेसेस हैं, आगे हम मल्टीपल इंटरफेसेस को भी डिस्कस करेंगे। व्हेन एंड वाई टू यूज़ इंटरफेसेस, इंटरफेसेस को हमें कब और क्यों यूज़ करना चाहिए। टू अचीव सिक्योरिटी अचीव करने के लिए, हाइड सर्टन डिटेल्स एंड ओनली शो द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरफेस, जो भी हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, और जो चीज़ हम सिक्योर रखना चाहते हैं वो हम इंटरफेसेस के जरिए उनको हम सिक्योर कर लेते हैं। सी शार्प जो सी है वो डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सी शार्प सपोर्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास। ये जो क्लास है ये एक ही बेस क्लास से इनहेरिट हो सकती है। ओके, सो ड्राइव क्लास एक ही बेस क्लास से इनहेरिटेंस हो सकती है, मल्टीपल बेस क्लासेस से इनहेरिट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इंटरफेसेस अपना रोल प्ले करते हैं, और इसको हम जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम इंटरफेसेस के ज़रिए अचीव करते हैं, क्योंकि आप एक ड्राइव क्लास के को मल्टीपल इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन आप एक ड्राइव क्लास में कर सकते हैं। सो इट कैन बी अचीव विद इंटरफेसेस बिकॉज द क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। ओके, सो ये क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। जस्ट हमें क्या लगाना होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस डिफाइन करूँगा तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगा के उसके आगे उस इंटरफेस का नाम लिख देना होगा। तो वो क्या होगा, इस क्लास के वो उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स, उस इंटरफेस के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को भी क्या कर देगी, इंप्लीमेंट कर देगी। जस्ट कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। जितने मर्जी इंटरफेस आप इस क्लास से इंप्लीमेंट करवा लो, जस्ट उनको आपने क्या करना है, कॉमा सेपरेट रखना है। अब मल्टीपल इंटरफेसेस की बात आ रही है तो मल्टीपल इंटरफेसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक इंटरफेस क्रिएट करता हूं, इस सारे को मैं यहां से ख़त्म कर देता हूं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है। तो हम क्योंकि मल्टीपल इंटरफेसेस को डिस्कस करने लगे हैं तो इस सारे की ज़रूरत को मैं यहां से ख़त्म कर लेता हूं, और मैं यहाँ पे एक सिंपल से 2 इंटरफेसेस डिफाइन कर लेता हूँ। और उनको क्योंकि मैंने क्या कहा है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प सपोर्ट नहीं करती है, तो इसको हम अचीव मल्टीपल इंटरफेसेस के ज़रिए करते हैं। तो क्योंकि जो क्लास ड्राइव क्लास होती है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को क्या कर लेती है, इंप्लीमेंट कर लेती है। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करता हूँ। इंटरफेस आई कैपिटल रखना है कि ताकि पता लगता रहे ये क्या है, ये इंटरफेस है। जब आप इंटरफेस को नाम देने लगें तो मेरा क्या फर्स्ट इंटरफेस, और इसकी मैं क्या करता हूँ, इसमें विदाउट बॉडी एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। तो वाइड माई मेथड। ओके, इसका बाय डिफॉल्ट ये जो मेथड अब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होगा। अब मैं एक और इंटरफेस डिफाइन करता हूँ, आई सेकंड इंटरफेस, और इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, वाइड क्या, माई अदर मेथड। सो वाइड माई अदर मेथड, ये भी विदाउट बॉडी है। तो ये मैंने 2 इंटरफेसेस डिफाइन कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मल्टीपल इंटरफेसेस को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ, और मैं एक क्लास क्या क्योंकि मल्टीपल इंटरफेसेस को का डेमो में देने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डेमो की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगी। सो डेमो क्लास, आगे कॉलन, सेम चीज, और इंटरफेस आई फर्स्ट इंटरफेस, और कॉमा सेपरेटेड सेकंड इंटरफेस। ओके, और उसके बाद हमारी क्लास की बॉडी आ गई है। अब आप देखें ये एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पहले इस पे क्लिक करूंगा और मैं
इस इंटरफेस का मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लूंगा। तो ये एक मेथड इस इंटरफेस का आ गया और हमारे पास क्या हो गया, दूसरा मेथड इस इंटरफेस का आ गया। सो ये दोनों एरर मेरे रिमूव हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन माई मेथड और माई अदर मेथड की इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इनकी बॉडी को। सो मैं इसको थ्रो को खत्म कर देता हूँ और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेता हूँ। सम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं, ओके, और सम अदर टेक्स्ट हम इस कंसोल में लिख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। सो हमने क्या किया कि इसके दोनों मेथड्स की दो इंटरफेसेस की इंप्लीमेंटेशन को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए एक ही क्लास में दोनों इंटरफेसेस को हम के मेथड्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, इस मैप जो प्रोग्राम क्लास है जिसमें मेन फंक्शन मेरा डिफाइन है, उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और जो मेरी डेमो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो डेमो क्लास, क्योंकि आप इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसको, न्यू डेमो क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं यहाँ पे हम, और उसके आगे माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड और माई ऑब्जेक्ट डॉट माई अदर मेथड, ओके। सो यहाँ पे आप देखते हैं हम कंसोल के ऊपर हमने दोनों मेथड्स की जो इंप्लीमेंटेशन है वो अपना टास्क परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, उसको हम कंसोल के ऊपर देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं माई टेक्स्ट और माई अदर टेक्स्ट हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो हमने क्या किया है, हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है। सी शार्प में इंटरफेसेस के ज़रिए मैंने मल्टीपल इंटरफेसेस डिफाइन किए और उनको मैंने जो क्लास डेमो क्लास है उन दोनों इंटरफेसेस की इंप्लीमेंटेशन को मैंने डेमो क्लास में डिफाइन किया और डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने उसके मेथड से टास्क परफॉर्म कर लिया जो मैं परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं, ये मैंने चार जो मेन पिलर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इनकैप्सुलेशन को, उसके बाद मैंने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, पॉलीमॉर्फिज्म को उसके बाद डिस्कस किया और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ई नम्स को, ओके। सो ई नम क्या होते हैं, ई नम्स भी क्या है, हमारे पास एक क्लास ही है, एक स्पेशल क्लास है ई नम्स की। ये करती क्या है कि ये कॉन्स्टेंट्स अनचेंजेबल और रीड ओनली वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ई नम्स की क्लास इस्तेमाल होती है। सो हमने ई नम की क्लास किस तरह से क्रिएट करनी होती है, जस्ट हम ई नम का कीवर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। जहां पे हम क्लास का नाम यूज कर रहे हैं वहां पे हम क्या करते हैं, ई नम का वर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस, ओके। क्लास और इंटरफेस के साथ जहां पे भी इस इंटरफेस की जगह हम क्या कर देंगे, ई नम का कीवर्ड यूज कर लेंगे और उसके अंदर जो आइटम्स हम रखेंगे वो कोमा सेपरेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सारे को यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि हम ई नाम को चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ, इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने इस सारी चीज को डिस्कस कर लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा पूरा कोड क्लीन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा है, सबसे पहले मैं ई नाम का क्लास की जगह या इंटरफेस की जगह ई नाम का कीवर्ड यूज करूंगा और आगे मैं क्लास डिफाइन करूंगा। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड क्लास है और इस अंदर जिन वैल्यूज जो अनचेंज वैल्यूज हैं, जो इन वैल्यूज ने चेंज नहीं होना होता है हमारे प्रोग्राम में, उनको मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूं। तो मैं एक लो, एक मीडियम और एक हाई, ये तीन वर्ड्स मैंने क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं। सो लो, मीडियम और हाई, ये तीन कीवर्ड मैंने तीन वेरिएबल्स इसके अंदर या तीन वैल्यूज इसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स या रीड ओनली वेरिएबल्स मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं, ये कॉन्स्टेंट्स या रीड ओनली। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने अब एक्सेस करना है। तो ये इनको मैं सिंपल क्या करूंगा, ये जो मेरी ई नम लेवल क्लास है इसका मैं क्या, ये स्पेशलाइज्ड क्लास है तो इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इसके कंस्ट्रक्टर। सो लेवल, सिंपल लेवल और माई वार इज इक्वल टू लेवल डॉट लो या मीडियम, जो भी आप रखना चाहते हैं। और कंसोल के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल कर लूंगा तो कंसोल के ऊपर ये क्या, लो प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर ये क्या प्रिंट करता है। सो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर लो प्रिंट हो गया। तो ई नाम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जिसके अंदर आप वो कांस्टेंट और वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि रीड ओनली होते हैं, जिन्होंने चेंज नहीं होना होता है। ई नाम को हम शॉर्ट फॉर्म है ई नाम, असल में क्या है, ये इनोमिनेटर्स कहते हैं, इन्यूमिरेशंस, इन्यूमिरेशन विच मीन्स स्पेशली लिस्टेड, जिसका मतलब क्या है, स्पेशली लिस्टेड। इन्यूमिरेशन की शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब क्या है, स्पेशली लिस्टेड। अब ये जो ई नाम है इसको हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लाजमी नहीं है इसको क्लास के बाहर डिफाइन करें हम। मैं इसी ई नाम को क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और ये जो मेरी क्लास प्रोग्राम है इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये भी पॉसिबल है, इससे भी क्या आएगी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो इसने, आप देख सकते हैं इसने लो कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दिया है, ओके। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट
द फर्स्ट आइटम ऑफ, जो पहला आइटम होता है ई नाम का, ई नाम के अंदर जो आपने आइटम डिफाइन किया उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इस तरह सेकंड की क्या होती है, 1 होगी, और थर्ड की क्या होती है, 2, और सो ऑन। अब इसकी अगर हमने इंटीजर वैल्यू गेट करनी है तो वो हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं उस आइटम को इंट में। हमें एक्सप्लिसिटली इस ये जो आइटम है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं मंथ्स का एक ई नम डिफाइन कर लेता हूं, ई नम मंथ, और इसमें मैं कुछ मंथ डिफाइन कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल जनवरी। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फरवरी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मार्च, डिफॉल्ट वैल्यू 2। अप्रैल, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 3। मई, डिफॉल्ट वैल्यू 4। जून, डिफॉल्ट वैल्यू 5। और जुलाई, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, 6 है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, इंट एक ले लेता हूं। मुझे क्या, मैंने क्या कहा है कि इनकी अगर वैल्यूज देखनी है हमें, तो हमें इनको एक्सप्लिसिटली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, और मेरे पास क्या है, अब इसकी मैंने वैल्यूज़ देखनी है। तो मैं वैल्यूज़ किस तरह से, मुझे किसी भी एक मंथ की वैल्यू देखनी है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंट ले लेता हूँ माय नाम, और मैं क्या करता हूँ एक्सप्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिटली क्या, मंथ ऑफ जनवरी। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है कि आप डाटा टाइप को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसके आगे जो भी वैल्यू है उसको लिख देते हैं, तो वो एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंसोल के ऊपर मैं क्या प्रिंट कराता हूँ, माय नाम को। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर 0 प्रिंट हो गया। अगर मैं मई को प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू को 4 प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं मई क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, हमारे पास 4 प्रिंट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे बात ये रेज होती है कि अगर हम इनकी वैल्यूज को चेंज करना चाहें तो हम अपने तरफ से भी ई नाम को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं, इनकी इंटीजर वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने मार्च की वैल्यू चेंज करनी है, मैं इसको क्या कहता हूँ कि ये 6 हो जाए। तो अब क्या होगा, अब ये वैल्यू 6 हो जाएगी तो अगली तमाम वैल्यूज भी इसी हिसाब से एक एक इससे आगे से शुरू होंगी। तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, तो अप्रैल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी। ओके, अब मैं अगर अप्रैल को कंसोल के ऊपर प्रिंट करता हूं तो मुझे 7 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मार्च की वैल्यू चेंज कर दिया। डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे चेंजिंग है वहां से आगे वैल्यूज शुरू हो जाएंगी। 7 कंसोल के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, 7 प्रिंट हुआ है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप ई नाम के अंदर जो डिफाइन किए होते हैं अपने आइटम्स, उनकी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रही होती हैं, लेकिन आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे वहाँ से आगे कंटिन्यूसली वैल्यू, उससे आगे वैल्यू शुरू होंगी। अब ई नाम को हम ई नाम के, अब आप देख सकते हैं कि ई नाम की जरूरत क्यों पड़ती है। ई नाम इन अ स्विच स्टेटमेंट, ई नाम क्या होती है, ई नाम ऑफन यूज्ड हम किस लिए करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं टू चेक फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ई नाम को यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। स्विच स्टेटमेंट्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था जब हम इफ एल्स और एल्स इफ को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ई नाम मंथ्स डिफाइन किया है। तो हम क्या करते हैं कि एक और ई नाम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइन किया हुआ था, ई नाम लेवल, और उसको हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ई नाम मैंने लेवल डिफाइन कर लिया, और इसके अंदर मैंने क्या कुछ आइटम्स रख दिए, लो, मीडियम और हाई। ये 3 आइटम्स मैंने क्या रख लिए, इसके अंदर रख लिए। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के अंदर एक लेवल पहले इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेवल माई वार इज इक्वल टू लेवल डॉट मीडियम रख लेते हैं। इस माई जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर मीडियम वैल्यू सेव हुई है। तो स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करेगी, मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ, स्विच कीवर्ड, और आगे अंदर मैं वैल्यू उसको माई वार सप्लाई कर देता हूँ, जो माई वार के अंदर वैल्यू है। और मैं क्या कहता हूँ कि अगर लेवल लो हो तो फिर क्या हो, कंसोल पे के ऊपर क्या राइट करें हम, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करें, लो लेवल, और इसके बाद ब्रेक। ओके, उसके बाद केस हम क्या कर देते हैं, मीडियम लेवल का डिफाइन कर लेते हैं, और कंसोल के ऊपर हम क्या राइट करा लेते हैं, मीडियम लेवल, और उसके बाद इसकी ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद हम एक और केस हाई लेवल का डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम लो लेवल कर लेते, मीडियम लेवल कर लेते हैं, और इसको हम हाई लेवल। ओके, इसका क्या कर देते हैं, कंसोल के ऊपर हम क्या राइट कराते हैं, हाई लेवल। ओके, और साथ ही हमारे पास ब्रेक। हमने क्या सप्लाई की है वैल्यू, हमने स्विच में सप्लाई की है माई वार की वैल्यू क्या है, मीडियम है। तो कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए,
मीडियम लेवल और साथ ही हमारी स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर मीडियम लेवल प्रिंट हो गया और साथ ही हमारी स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक ब्रेक हो गया है। सो व्हाई एंड व्हेन टू यूज enums? यूज enums व्हेन यू हैव वैल्यूज दैट यू नो आर नॉट गोइंग टू चेंज। जब आप जानते होंगे इन वैल्यूज ने चेंज नहीं होना, लाइक मंथ, डेज, कलर्स, डेक ऑफ कार्ड्स एटसेट्रा, इस तरह की वैल्यूज जिन्होंने चेंज नहीं होना, उनको आप जब ऐसी वैल्यूज हों तो आप enums यूज कर सकते हैं। अब अगली चीज आ जाती है कि सी शार्प में enum तक हमने डिस्कस कर लिया। अब ये चीज भी जरूरी थी कि हम सी शार्प में फाइल्स के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सी शार्प फाइल्स के ऊपर वर्किंग विद फाइल्स के लिए हमें एक फाइल क्लास दी गई है जो कि सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट में डिफाइन है। जैसे कि यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट में डिफाइन है, तो यहाँ पे हम नेम स्पेस को, इस क्लास को यूज करने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, सिस्टम डॉट आईओ। ओके, सो हम इसको यूज करेंगे ताकि हम उस क्लास से काम ले सकें। और ये क्लास क्या करती है, हम सिंपल क्या करते हैं, फाइल डॉट सम फाइल मेथड, उसके जितने भी मेथड्स हैं फाइल क्लास के, उसको हम यूज करेंगे और फाइल्स के ऊपर काम करेंगे। फाइल क्लास के बहुत सारे यूजफुल मेथड्स हैं जिनको हम किसी भी फाइल से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपेंड टेक्स्ट है, ये क्या करता है, अपेंड कर देता है टेक्स्ट को एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसके एंड के ऊपर टेक्स्ट को क्या कर देता है, अपेंड कर देता है। तो मैं सारे को, क्योंकि अब हम फाइल्स के साथ काम करने लगे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे को, इस प्रोग्राम को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, enum लेवल्स को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और मेरे पास ये जो स्विच केस है ये भी एक्सप्लेन हो गया है, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम किसके ऊपर डिस्कस कर सकें, ताकि हम क्लास मेरी क्या थी, क्लास में मेरी चल रही थी प्रोग्राम। ओके, सो अब मेरा क्लीन हो गया है सारी स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि हम फाइल्स के साथ काम करने वाले हैं। तो मैंने क्या की, सबसे पहले मैंने यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, इसमें एक फाइल की क्लास डिफाइन है जिसके बहुत सारे यूजफुल मेथड्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ वन बाय वन, चंद इंपॉर्टेंट मेथड्स को। सबसे पहले हमारे पास है कि हम सिंपल क्या करते हैं, फाइल का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके आगे सम मेथड, जो भी हमने मेथड लिखना होता है, सम, इसको मैं कमेंट में कर देता हूं क्योंकि फाइल, और आगे डॉट सम फाइल मेथड। ओके, सो इस मेथड को हम यूज करते हैं ताकि हम कोई ना कोई फाइल्स के ऊपर काम कर सकें। अब यूजफुल मेथड्स कौन कौन से हैं वो हमारे पास हैं, अगर हम डिस्कस करें वन बाय वन, तो हमारे पास कुछ यूजफुल मेथड्स हैं फाइल्स के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपेंड टेक्स्ट का मेथड। ये फाइल क्लास का मेथड है और ये करता क्या है, ये अपेंड कर देता है टेक्स्ट को एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। जिस फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके एंड पे कोई भी टेक्स्ट अगर हम अपेंड करना चाहते हैं तो उसको अपेंड कर देता है। जो कॉपी मेथड है ये क्या करता है, ये सिंपल क्या करता है, कॉपी करता है फाइल को। उसके बाद क्रिएट का मेथड है, क्रिएट का मेथड क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। ओके, सो क्रिएट का मेथड क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है या ओवरराइट्स करता है फाइल को। अगर कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो उसको ओवरराइट कर देगा न्यू नेम के साथ। ओके, उसके बाद डिलीट का मेथड है हमारे पास, ये डिलीट करता है फाइल को। एग्जिस्ट का मेथड क्या करता है, चेक करता है कि टेस्ट वेदर द फाइल एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। रीड ऑल टेक्स्ट, जो फाइल में जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा उस सारे टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमें क्या, रीड ऑल टेक्स्ट का मेथड यूज होता है। और रिप्लेस का मेथड, ये भी फाइल क्लास में डिफाइन है। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है फाइल्स के कंटेंट्स को विद अनदर फाइल, किसी और फाइल के कंटेंट्स के साथ उसको रिप्लेस कर देता है। और आखिरी मेथड है हमारे पास राइट ऑल टेक्स्ट। ये जो मैं इन मेथड्स का सेंटेक्स लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल ये मेथड्स इसी तरह से ही लिखे जाते हैं। सो ये क्या करता है, राइट ऑल टेक्स्ट, ये क्या करता है, एक क्रिएट करता है फाइल को और जो भी कंटेंट हम उस फाइल में लिखना चाहते हैं वो उस फाइल में हम लिख लेते हैं। और अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या कर देता है, उस फाइल के कंटेंट्स को जो हम टेक्स्ट देते हैं उसके साथ ओवरराइट कर देता है। ओके, सो अपेंड टेक्स्ट, अगर कोई फाइल मौजूद है तो उसके आगे, उसके टेक्स्ट के आगे जो भी टेक्स्ट हम देंगे उसको अपेंड कर देगा, कॉपी कर देगा फाइल को, क्रिएट करेगा फाइल को, डिलीट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, चेक करेगा फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, रीड करेगा फाइल में से तमाम टेक्स्ट को, रिप्लेस करेगा फाइल में टेक्स्ट को, राइट कर देगा सारे के सारे टेक्स्ट को। ये कुछ यूजफुल मेथड्स है जो कि फाइल क्लास में डिफाइन है, जो कि फाइल्स के ऊपर काम करते हैं। सो राइट टू अ फाइल एंड रीड इट, ये दो चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम फाइल पे राइट किस तरह से कर सकते हैं और फाइल से रीड किस तरह से कर सकते हैं। सो हमने क्या लिखा है, राइट ऑल टेक्स्ट और रीड ऑल टेक्स्ट, इन दोनों को हम यूज करते हैं। राइट ऑल टेक्स्ट क्या करता है कि ये फाइल में अगर ऑलरेडी फाइल क्रिएट नहीं है तो उसको, फाइल को क्रिएट करता है और उसमें जो भी टेक्स्ट हम लिखवाना चाहते हैं वो लिख देता है। और अगर
ऑलरेडी फाइल मौजूद है तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ओवरराइड कर देता है नए टेक्स्ट के साथ जो हम देते हैं। और रीड ऑल टेक्स्ट क्या करता है कि ये फाइल में से जो फाइल हम देंगे इसको उसमें से तमाम के तमाम टेक्स्ट को क्या कर देगा, रीड कर लेगा। सो इन दो मेथड्स को ही फिलहाल हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग जिसको हम फाइल में लिखवाना चाहते हैं वो लिख लेते हैं। तो राइट टेक्स्ट की मैं स्ट्रिंग टाइप की एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या करना है, इसको अपनी जो फाइल में क्रिएट करूंगा उसमें मैंने राइट करना है। तो मैं क्या करता हूं, फाइल का कीवर्ड, अब मैं क्या करना है, राइट ऑल टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट है इसको राइट कर दो। किस में, अब पहले मैं दूंगा किस फाइल का नाम दूंगा, तो फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। सो टेक्स्ट की मैंने फाइल एक क्रिएट की और मैं क्या कहता हूं उसमें जो मैंने टेक्स्ट आगे राइट करना है वो मैंने ये टेक्स्ट राइट करना था, तो मैं राइट टेक्स्ट और सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, ये जो फाइल राइट ऑल टेक्स्ट का मेथड है क्या करेगा, ये पहले मुझे कहेगा कि मुझे फाइल दो जिस फाइल में ये सारा राइट करना है। उसके बाद मुझे कहेगा वो टेक्स्ट दो जो तुमने राइट करना है। तो मैंने कहा है कि फाइल नेम डॉट टेक्स्ट फाइल, अगर ये फाइल मौजूद नहीं होगी तो इसको क्रिएट करेगा और इसमें इस टेक्स्ट को राइट करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करती होगी तो इस फाइल में जो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद होगा उसको इस हेलो वर्ड से ओवरराइड कर देगा। और अब मैं क्या कहता हूं कि मैं रीड टेक्स्ट की भी एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूं कि अगर इसमें कुछ राइट हुआ है अगर किसी फाइल में तो उससे मैं रीड भी कर सकूं। तो स्ट्रिंग रीड टेक्स्ट के लिए मैंने क्या कहा है कि फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट का मेथड यूज होता है। तो ये क्या करता है, इसमें भी हमें क्या देनी पड़ती है कि जिस फाइल से हमने टेक्स्ट को रीड करना होता है तो उस फाइल का नाम देना होता है। तो मैंने फाइल नेम डॉट टेक्स्ट की फाइल क्रिएट करी थी तो उसी को मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगा। और अब मैं देखता हूँ कि कंसोल के ऊपर जो इसमें पहले इससे दोनों चीजें चेक हो जाएंगी। जब मैं कंसोल के ऊपर राइट लाइन करूंगा कि रीड टेक्स्ट, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा ये टेक्स्ट अगर इस फाइल में राइट हुआ है तो इस फाइल नेम डॉट टेक्स्ट में, तो उसको मैं जब रीड कर रहा हूं तो उसको रीड भी होना चाहिए और कंसोल के ऊपर प्रिंट भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मेरा क्या हो गया है, कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब है कि फाइल भी मेरी क्रिएट हुई है और उसमें टेक्स्ट भी राइट हुआ है, तक क्योंकि वो तमाम का तमाम टेक्स्ट रीड भी हो रहा है। तो इस तरह से आप फाइल क्लास को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अपेंड टेक्स्ट, कॉपी, क्रिएट, डिलीट, एग्जिस्ट, रीड ऑल टेक्स्ट, रिप्लेस ऑल टेक्स्ट, राइट ऑल टेक्स्ट, ये तमाम मेथड्स, इनके अलावा भी जितने फाइल सिस्टम डॉट आईओ की फाइल क्लास में जितने मेथड डिफाइन है आप तमाम के तमाम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आखिरी चीज सी शार्प के हवाले से जो डिस्कस करने वाली है वो तमाम की तमाम चीजें हमने सी शार्प के हवाले से डिस्कस कर रही हैं। अब एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्राई और कैच के ऊपर बेस करती हैं। सी शार्प में एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि जब हम सी शार्प के कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट एरर्स आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। वो कंपाइल टाइम पे भी आ सकते हैं, रन टाइम पे भी आ सकते हैं। सो जो कोडिंग एरर्स मेड बाय द प्रोग्रामर्स, एरर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट और अदर अनफॉरसीएबल थिंग्स जो हमें नजर नहीं आ रही होती, उनकी वजह से, या कोई जो प्रोग्रामर है वो कोई गलत इनपुट कर देता है डाटे को, उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो क्या कहते हैं, व्हेन एन एरर अकर, तो सी शार्प विल नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। सी शार्प नॉर्मली स्टॉप हो जाती है और एरर मैसेज जनरेट कर देती है। सो द टेक्निकल टर्म इसके लिए क्या होती है, सी शार्प विद थ्रो एन एक्सेप्शन। सी शार्प क्या करती है, एक एक्सेप्शन थ्रो करती है। अब वो थ्रो, उस थ्रो को क्या कहते हैं, वो क्या है, थ्रो एन एरर। वो एक्सेप्शन क्या है कि एरर है, उस एरर को हम इस ट्राई और कैच को यूज करके हम पकड़ते हैं। द ट्राई स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो अलाउ, हम क्या करती है, अलाउ करती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखती है टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स। हमने अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एरर्स के लिए टेस्ट करना है तो उसको हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो उस ट्राई क्या कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं आता है। ओके। और कैच स्टेटमेंट अलाउ क्या करती है हमें, कि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हमें अलाउ करती है जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड हो रहा हो तो उसमें अगर कोई एरर आ जाए तो हमें उस जो ट्राई ब्लॉक में जो हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें अगर कोई एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक के जरिए हमें पता लग जाता है कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या एरर आया है। सो ट्राई एंड की जो कैच कीवर्ड हैं ये पेयर में यूज होते हैं। जो इस कोड को हमने ब्लॉक ऑफ, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। सो हम क्या करते हैं, हमने जो भी कोड, इस फाइल्स को भी यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। सो हमारे पास ये क्लीन कोड हो गया, इसको भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। सो हमने ट्राई कैच का सिंटैक्स देखते हैं कि ट्राई, ओके, ट्राई का कीवर्ड, आगे उसका ब्लॉक आ गया और उसके बाद कैच का कीवर्ड
एक्सेप्शन और ये इस तरह पेयर में यूज होते हैं। और कंसोल डॉट राइट लाइन जो भी एक्सेप्शन आई है उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। सो ट्राई एंड कैच इस तरह से पेयर में काम करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई। जिस ब्लॉक ऑफ कोड में हमने एरर को चेक करना है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके और जैसा कि ये जो हमारे पास कैच का ब्लॉक है इसमें ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर, ये ब्लॉक ऑफ कोड इसमें हम वो रखेंगे जो हमारे हैंडल को एरर्स को हैंडल करेगा जो हमें ट्राई के ब्लॉक में आएंगे। तो ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर्स। ओके सो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे एक एग्जांपल कर लेता हूं ताकि हमें पता लग जाए कि एक एरे देता हूं 3 इंटीजर्स का, 3 इंटीजर्स का मैं एक एरे देता हूं। तो उसको मैं क्या करता हूं, उसको ट्राई और कैच में रखता हूं ताकि वो एरर जनरेट करे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया कि मैंने एक इंट नंबर एरे डिफाइन किया जिसमें मैंने क्या किया माय नंबर्स, और इसमें मैंने क्या 3 नंबर्स एंटर कर दिए। ओके और मैं क्या कहता हूं कंसोल के ऊपर मैं राइट लाइन करता हूं माय नंबर्स के मैं क्या कहता हूं कि 10th वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट करो। अब 10th वैल्यू तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या है, ये एक एरर है क्योंकि 10th इंडेक्स ही नहीं है, इसके तो इंडेक्स ही 0 1 और 2 है। मैं कहता हूं 10th इंडेक्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करो, तो देखते हैं एक एरर हमारे पास आएगा। वो एरर क्या आएगा उसको पहले हम देखते हैं। सो हमारे पास एक एरर रेज हो गया है। एरर क्या आया हमारे पास, सिस्टम इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। अब देख सकते हैं ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ एरे, क्योंकि हमारे जो एरे है उसके इंडेक्स ही टोटल कितने हैं 0 1 और 2, 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास एरर क्या आ गया है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। अब हम इसी को क्या रखते हैं कि इसको ट्राई कैच में रखते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा कोड किस तरह से हैंडल होगा ट्राई कैच के जरिए। तो हम क्या यूज करते हैं कि एक वेरिएबल यूज करते हैं इनसाइड द कैच ब्लॉक, जैसे कि ये EX का वेरिएबल यूज किया और इसको कंसोल के ऊपर ही प्रिंट कराएंगे। ये वेरिएबल हमें बताएगा कि क्या एरर अकर हुआ है। सो मैसेज प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएंगे। तो देखते हैं, इसको पहले मैं रखता हूं, इसी चीज को मैं यहाँ पे कंसोल के ऊपर प्रिंट कराता हूं। इस पूरे के पूरे को मैं यहाँ से उठाता हूं एरर समेत, और मैं इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर इसको रखता हूं। तो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम ट्राई कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या आती है हमारे पास, ई एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग जो एक्सेप्शन हमारे पास आएगी उसको बेशक हम क्या कर लेते हैं एक्सेप्शन डॉट मैसेज भी कह सकते हैं। ओके ये दोनों तरीके हैं इसको लिखने के, एक्सेप्शन को टू स्ट्रिंग कर लो, ये एक्सेप्शन को मैसेज में कर लो, ये दोनों हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करते हैं। तो देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रन करते हैं, क्योंकि एरर तो यहाँ पे आना ही आना है। तो एक्सेप्शन ने इसको किस तरह से हैंडल किया है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। मैंने कंसोल डॉट रीड की नहीं किया इसलिए वो एकदम बंद हो गया है। और अब हम इसको रन करते हैं। सो अब देख सकते हैं कि इसने क्या, इंडेक्स वॉज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द एरे। तो आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द एरे, हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली बंद नहीं हुआ है और हमारे पास एक एरर मैसेज शो हो गया है कि इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड, जो कि पहले हमारा प्रोग्राम बुरी तरह से बंद हुआ था अनएक्सपेक्टेडली। वो ट्राई और कैच की वजह से बंद नहीं होता है, और ट्राई और कैच हमें क्या दे देता है, इस एरर को हैंडल करता है अपने तौर पे और हमें बता देता है कि यार ये एरर आ गया है, इसको आप दुरुस्त कर लो। ओके तो यू कैन, आप इस कैच ब्लॉक के जरिए, ये जो कैच ब्लॉक मैंने तो एक्सेप्शन को प्रिंट कराया है, जो एक्सेप्शन मुझे आई है, आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या प्रिंट करना है, आप देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हो गया हमारा कंसोल के ऊपर। ओके अब ट्राई और कैच को हम डिस्कस कर रहे हैं तो साथ ही इसके एक फाइनली का कीवर्ड होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली स्टेटमेंट क्या करती है, आपको एग्जीक्यूट करने देती है कोड को आफ्टर ट्राई एंड कैच के बाद में, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। बेशक जो मर्जी रिजल्ट आया, बेशक कोई एरर भी थ्रो हो गया है, लेकिन आप अगर कहते हो बेशक एरर भी थ्रो हो जाए लेकिन उसके बावजूद मेरे पास कोई ना कोई कोड रन हो जाए, तो वो आप फाइनली के जरिए करते हैं। तो फाइनली का कीवर्ड यूज होता है और इसकी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर आप कंसोल पे कुछ भी, जो भी आपने इस ब्लॉक ऑफ कोड में काम करवाना चाहे होता है वो आप करवा सकते हैं। बेशक इसमें जो भी रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन अकर हो रही है, हम समथिंग वेंट रॉन्ग को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम क्या कहते हैं कि फाइनली में जो भी चीज़ है, जो भी रिजल्ट हमारा ट्राई और कैच में आया, एरर आया है या नहीं आया, ये फाइनली वाला कोड लाजमी रन हो, तो उसको हम फाइनली में रखते हैं। सो द ट्राई कैच इज फिनिश। ट्राई कैच क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। ये हम इस फाइनली के जरिए कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं। सो देखते हैं कि ये क्या कोड हमारा रन करता है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा सम एरर थ्रो, ये कैच ने तो हमारा प्रिंट कर दिया,
लेकिन उसके बाद ये फाइनली हमारा रन हुआ और इसमें जो कोड था वो भी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया कि द ट्राई कैच इज फिनिश्ड। ओके, सो जो भी रिजल्ट आए ट्राई और कैच में, अगर एरर आता है या नहीं आता है, हम फाइनली वाला कोड, ऐसा कोड जो हम लाजमी रन कराना चाहते हैं, उसको हम फाइनली के ब्लॉक में रखते हैं। ओके, सो दैट ये जो थ्रो कीवर्ड है ये क्या करता है कि अलाउ करता है हमें स्टेटमेंट्स को, जो दो थ्रो स्टेटमेंट है, अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम एरर्स, आप कस्टम एरर्स इसके जरिए क्रिएट कर सकते हैं। और द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज टुगेदर विद एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन क्लास के साथ, ये जो एक्सेप्शन की क्लास है इसके साथ हम इसको यूज करते हैं। देयर आर मैनी एक्सेप्शन क्लासेस, बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस अवेलेबल हैं सी हैश में, जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है, टाइम आउट एक्सेप्शन है। इस तरह की बहुत सारी क्लासेस एक्सेप्शंस की अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इस थ्रो के कीवर्ड को यूज यहाँ पे करते हैं और हम अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, एक एक्सेप्शन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है चेक एज का, तो इस सारे को मैं ख़त्म करता हूँ ट्राई कैच में, जो भी चीज़ मैंने डिलीट की इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं थ्रो को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हम ट्राई और कैच को डिस्कस कर रहे थे। तो ट्राई और कैच में एक्सेप्शंस की बात आई थी, तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम क्या थ्रो को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी कस्टम एक्सेप्शंस कस्टम एरर जो हम आउटपुट कराना चाहते हैं कंसोल के ऊपर, वो हम बना सकें। सो हम क्या करते हैं कि इफ़ अगर हम एक यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेते हैं, स्टैटिक मेथड डिफाइन कर लेते हैं हम, स्टैटिक वाइड चेक एज। तो हमारे पास क्या है, हम इंट एज दे रहे हैं। आप इफ अगर अगर एज, हम कस्टम मैसेज बनाना चाह रहे हैं, तो अगर एज क्या है वो लेस देन 18 है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ थ्रो करे न्यू, एक एक्सेप्शन थ्रो करे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करे एक्सेप्शन क्लास के साथ मिलकर। और इसमें मैं क्या कहता हूं कि इसमें मैं मैसेज डिस्प्ले कराता हूं कि असेस क्या है, डिनाइड हो गई है। यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर। ओके, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स। और अगर एज क्या है, एल्स के ब्लॉक में मैं आ जाता हूं, और अगर एज क्या है लेस देन 18 नहीं है, तो लाजिम बात है 18 से बड़ी होगी, तो मैं कंसोल के ऊपर राइट क्या कराता हूं, असेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। और अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल क्या कहता हूं, एज यहाँ पे इसमें मेथड है, जो मेरा मेन का मेथड है, इसमें मैं चेक एज वाले में मैं एज क्या डालता हूँ 15, जो कि क्या है लेस देन 18 है। तो देखते हैं क्या एक्सेप्शन थ्रो होती है, इस एक्सेप्शन को थ्रो होना चाहिए आर्गूमेंट एक्सेप्शन को, तो कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं हम। अब देखते हैं सिस्टम आर्गूमेंट असेस डिनाइड, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्शन थ्रो है, सिस्टम आर्गुमेंट एक्सेप्शन असेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स। सो अगर मैं इधर एज 20 इंटर करता हूं, तो फिर देखते हैं, फिर हमारे पास असेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ, हमारे प्रोग्राम को ओके रन होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम एज क्या कर देते हैं 23 कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं असेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थे सी शार्प के हवाले से, हमने बिगिनिंग से इसको सीखना शुरू किया और आज हमारे टॉपिक सी शार्प का एंड हो चुका है। तमाम हमारी सी शार्प के हवाले से तमाम लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा सी शार्प के हवाले से लास्ट लेक्चर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।